देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया, स्क्रीन शेयर है तो। यस मैम। है, ठीक है। अच्छा देखो, हम लोग ब्रांच पढ़ रहे थे जिसमें हम लोगों ने ये वाला मेथड जो है स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग का जो है छुट्टी चल रहा था, तो इसके बाद ये देखो ये वाला मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किया था, डेटर मेथड। तो ये डेटर मेथड से आज हम लोग क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर 10 ट्रांजैक्शंस लिखवाया हुआ था, और भी 2 लिखवाना पड़ेगा। हम एक बार रिकॉल करवा देते हैं, क्योंकि काफी दिन का बात हो गया तो याद नहीं आएगा कि डेटर मेथड क्या था। डेटर मेथड में हमें क्या करना है, डेटर मेथड जब हम लोग फॉलो करते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, ब्रांच अकाउंट। और वो ब्रांच अकाउंट कौन बनाता है, हेड ऑफिस, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट ब्रांच का ही क्वेश्चन है। और यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन लिखना पड़ता है वो देखो। ब्रांच अकाउंट में हमें लिखना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में जो ट्रांजैक्शन होगा वही हमें लिखना पड़ेगा, कुछ और नहीं लिखना पड़ेगा। ये देखो हम लोगों ने एकदम स्टार्टिंग में इस मेथड का डिटेल्स देखा था, हम दिखाते हैं। ये देखो यहाँ पर अच्छा वो दूसरे पेज में चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, तुम लोग अपने कॉपी में देख सकते हो कि ब्रांच डेटर मेथड में हमें सिर्फ और सिर्फ ब्रांच और हेड ऑफिस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखना होता है। यहाँ भी लिखा है ट्रांजैक्शन ओनली बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच एट एक्चुअल कॉस्ट प्राइस लिखना है, ठीक है। और ट्रांजैक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एनी थर्ड पार्टी विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन दिस। जैसे कि ब्रांच और किसी और के बीच का ट्रांजैक्शन यहाँ नहीं आएगा, जैसे ब्रांच के साथ ब्रांच के डेटर का, ये सब नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में आएगा। और हेड ऑफिस यहाँ पर ब्रांच अकाउंट को एक डेटर अकाउंट की तरह ट्रीट करेगा। मतलब कैसे, डेटर में जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि डेटर से हमारा कितना रिसीवेबल है, तो यहाँ रिसीवेबल ओपनिंग क्लोजिंग दिखाएगा, यहाँ पेबल दिखाएगा। तो डेटर को तो पेबल नहीं होता है, तो रियलिटी में तो ये कोई डेटर अकाउंट है नहीं, लेकिन इसका जो ट्रीटमेंट है वो डेटर अकाउंट की तरह होता है। मतलब कुछ रिसीवेबल अमाउंट, कुछ पेबल अमाउंट, रिसीवेबल का ओपनिंग क्लोजिंग, पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग। और यहाँ पर हमारा डिफरेंस आएगा, डिफरेंस से नेट प्रॉफिट नेट लॉस आता है। वैसे डेटर अकाउंट से कोई डिफरेंस नहीं आता है, डिफरेंस आ सकता है बट वो प्रॉफिट लॉस नहीं आता है। डेटर अकाउंट अगर हमारे पास मिसिंग फिगर है तो वहां हमारे पास कैलकुलेट होके आता है, जैसे कि अगर कुछ अमाउंट रिसीव मिसिंग है वो आ जाएगा, ओपनिंग क्लोजिंग मिसिंग है वो आ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट लॉस तो नहीं आता है। लेकिन यहाँ क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेड ऑफिस बोल रहा है कि मैंने ब्रांच को ये सारे एसेट दिए थे ओपनिंग ऑफ द ईयर में बिजनेस करने के लिए। उसके बाद ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, ब्रांच ने जो भी लाइबिलिटी क्रिएट किया वो भी मेरा लाइबिलिटी। तो हर बार क्या होता है, जब बिजनेस का ओपन होता है तो ब्रांच अपना, हेड ऑफिस अपना एसेट जो भी मतलब उसने ब्रांच को दिया है वो फिर से प्रोवाइड करता है। मतलब एक्चुअली फिजिकली प्रोवाइड नहीं होता है, वो तो पहले से प्रोवाइडेड ही होता है, जरूरत पे प्रोवाइड भी किया जाएगा। लेकिन ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बता रहे, जैसे ईयर ओपन होता है तो हेड ऑफिस अपना सारा एसेट, मतलब ब्रांच का सारा एसेट ये बोलता है ये लो ब्रांच, ये सब एसेट मैंने तुमको दिया बिजनेस करने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाता है ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, हेड ऑफिस ऐसे बोल के बिजनेस स्टार्ट करता है, ठीक है, ब्रांच का एसेट मेरा एसेट। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर सॉरी ये देखो, इसके बाद यहाँ पर ब्रांच का अभी जो क्लोजिंग एसेट वो भी मेरा, ठीक है, ब्रांच का क्लोजिंग भी मेरा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर देखो ब्रांच का ओपनिंग लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी, अगर एसेट लेना है तो लाइबिलिटी भी लेना पड़ेगा। और यहाँ पर क्लोजिंग लाइबिलिटी मेरा लाइबिलिटी, इस तरीके से ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो बैलेंस आएगा उसे हम लोग बोलेंगे। और इसके अलावा देखो जो भी स्टॉक वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, ये देखो गिवन, और अगर कुछ रिसिप्ट होगा वो, ठीक है। और जो मतलब डिफरेंसेस आएगा वो प्रॉफिट या लॉस आएगा। डिफरेंसेस क्यों आता है, एसेट और लाइबिलिटी में जो गैप निकल के आएगा उसके वजह से डिफरेंस आएगा। ये देखो क्लोजिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस में डिफरेंस हुआ एसेट में, तो प्रॉफिट, अगर क्लोजिंग बैलेंस ज्यादा है ओपनिंग कम है तो प्रॉफिट, अगर क्लोजिंग कम है ओपनिंग ज्यादा है तो लॉस। ये मैंने समझाया था, ठीक है। तो मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा तुम लोग को रिकॉल हो रहा होगा कि हम लोगों ने क्या सीखा था। उसके बाद हम लोगों ने ट्रांजैक्शन को एक बार देखने का कोशिश किया कि ऐसा कौन कौन सा ट्रांजैक्शन है जो हमारे ब्रांच अकाउंट में आएगा और जो हमारे ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, जिसमें हम लोगों ने देखा कि हमारा सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है वो ब्रांच अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। और इसमें और भी 2-3 ट्रांजैक्शन है, वो करने के बाद हम लोग, एक सेकंड रुको तो, एक मिनट, कौन है बार बार फोन कर। गुड मॉर्निंग प्रिय। गुड मॉर्निंग।
ठीक है। तो ये देखो हम लोग जस्ट लास्ट दिन वाला ही रिकॉल कर रहे थे, अभी हम दूसरा ट्रांजैक्शन भी लिखवाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने 7 तक लिखा था। गुड मॉर्निंग ऋषभ। गुड मॉर्निंग। इसके बाद हम लोग 7 तक लिखा था, बाकी ट्रांजैक्शन लिखना। अच्छा 7 क्या 10 तक लिख लिया था, चलो 10 तक लिख लिया था, अभी और 2 ट्रांजैक्शन है वो लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यहाँ पर 11th नंबर में लिखेंगे परचेज और सेल ऑफ गुड्स और फिक्स्ड एसेट बाय ब्रांच। ठीक है। तो हम लोग इसमें क्या पढ़ रहे थे लास्ट दिन, यही देख रहे थे कि हम लोग जो ट्रांजैक्शन का लिस्ट लिख रहे हैं क्या वो ट्रांजैक्शन ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं, यही तुम लोगों को बताना था। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा, ब्रांच अकाउंट मतलब कोई नॉर्मल ब्रांच अकाउंट नहीं, डेटर मेथड के अंडर जो ब्रांच अकाउंट बनता है उस ब्रांच अकाउंट का बात हो रहा था, जहां पर सिर्फ और सिर्फ हम लोग वही ट्रांजैक्शन लिखते हैं जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिखा है, एग्जाम्पल ये देखो ट्रांजैक्शन लिखा है परचेज या फिर सेल ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स या सेल ऑफ गुड्स, या फिर परचेज या सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट बाय ब्रांच। ब्रांच ने अगर कोई स्टॉक परचेज किया है खुद से, कुछ स्टॉक सेल किया है या फिक्स्ड एसेट परचेज किया है, क्या वो यहाँ पर आएगा कि नहीं, ये मेरा क्वेश्चन है। क्या तुम लोग बता सकते हो कि ये यहाँ पर ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं, ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। क्या लिखा है मैंने, परचेज या फिर सेल ऑफ गुड्स फिक्स्ड एसेट बाय ब्रांच, ब्रांच ने सेल किया है परचेज किया है, चाहे वो फिक्स्ड एसेट हो चाहे वो स्टॉक हो, क्या वो ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्योंकि ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही ट्रांजैक्शंस आता है जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में होता है। तो बोलो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। अरे कुछ तो बोलो, क्लियरली तो बोल रहे हैं कि ये कौन परचेस किया है, ब्रांच किया है। ये कौन सेल कर रहा है, ब्रांच कर रहा है। फिक्स्ड एसेट अगर परचेज या सेल जो भी है ब्रांच कर रहा है, क्या ये हमारे ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। क्या ये ब्रांच सेल परचेज जो भी कर रहा है क्या ये हेड ऑफिस को कर रहा है या हेड ऑफिस से ले रहा है, ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला है। मार्केट में कर रहा है परचेज, मार्केट से किया है सेल, क्योंकि अगर ये हेड ऑफिस से करता तो जरूर मैंने वो लाइन ऐड किया हुआ होता कि परचेज और सेल ऑफ गुड्स टू ब्रांच, या फिर फ्रॉम ब्रांच, या फिर सेल टू फिक्स्ड एसेट टू ब्रांच। ठीक है। या फिर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट फ्रॉम ब्रांच, ऐसे लिखते ना हम, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। ठीक है, नहीं आएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिख देते हैं, ये यहाँ नहीं आएगा ब्रांच अकाउंट में, तो कहाँ आना चाहिए। देखो अगर तुम लोग ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन में बहुत सारा डेटा जब रहेगा तो आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि हमें वो डेटा ब्रांच अकाउंट में लिखना भी है कि नहीं लिखना है। तो यहाँ पर ये वाला ब्रांच अकाउंट में तो नहीं आएगा, कहाँ पर आएगा, स्टॉक अकाउंट में आएगा। ठीक है, ये हम समझा देते हैं, स्टॉक अकाउंट में आएगा या फिर फिक्स्ड एसेट अकाउंट में आएगा। क्योंकि इस मेथड में ना सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, इस मेथड में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, दैट इज ब्रांच अकाउंट, बाकी कोई अकाउंट नहीं बनता है। लेकिन हाँ जरूरत पे अगर कोई रफ अकाउंट बनाना हो जिसे हम लोग मेमोरेंडम अकाउंट बोल सकते हैं तो वो बन सकता है। जैसे मान लो हमें रफली ये पता करना है कि ब्रांच के पास कितना फिक्स्ड एसेट है, जैसे कि ओपनिंग फिक्स्ड एसेट में फर्नीचर वगैरह। ठीक है। या फिर हमें ये पता करना है कि ब्रांच के पास कितना क्लोजिंग एसेट है, या फिर कितना ओपनिंग लाइबिलिटी है, या फिर कितना क्लोजिंग लाइबिलिटी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे मान लो फर्नीचर का डेटा है, हम लोग को ये पता नहीं चल रहा है कि फर्नीचर का एंड बैलेंस कितना है, डिप्रिशिएशन वगैरह बता रखा था, तो क्लोजिंग बैलेंस तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, फर्नीचर अकाउंट ओपन करके। तो रफ अकाउंट तो बनेगा जिसको मेमोरेंडम बोल सकते हैं। तो ये जो भी हमारा मेनली ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, लेकिन उसको कैलकुलेट करके अगर हमें कुछ आंसर्स वगैरह चाहिए होगा तो हम लोग उसे क्या करेंगे, हम लोग उसे यहाँ पर जो है रफली दिखाएंगे। तो अगर हम लोग को फिक्स्ड एसेट का अकाउंट ओपन करेंगे तो फिक्स्ड एसेट का डेटा पता चलेगा जो मिसिंग फिगर होगा, स्टॉक अकाउंट ओपन करेंगे तो स्टॉक का डेटा पता चलेगा। ठीक है, तो ये सब अकाउंट में आएगा।
और इसके साथ साथ ये भी ऐड कर लो, ओनली इफ बैलेंस ऑफ स्टॉक अकाउंट और फिक्स्ड एसेट अकाउंट is needed to be ascertained. If not, then no entry. देखो क्या लिखा है मैंने, अगर हमारे पास जो है ओपनिंग डेटर या फिर ओपनिंग, जैसे यहाँ मैंने देखो फिक्स्ड एसेट स्टॉक लिखा है, तो अगर हमारे पास स्टॉक का कोई डेटा मिसिंग है तो स्टॉक अकाउंट ओपन करेंगे, फिक्स्ड एसेट का कोई डेटा मिसिंग है तो फिक्स्ड अकाउंट ओपन करेंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे ना और भी क्लियरली समझ में आएगा, फिर भी लिखा है तो हम समझा देते हैं। ओनली इफ, ये सब अकाउंट तभी ओपन करना है, बैलेंस ऑफ स्टॉक अकाउंट या फिक्स्ड एसेट अकाउंट इज नीडेड टू बी असर्टेन, अगर हमें स्टॉक अकाउंट या फिक्स्ड एसेट का अकाउंट का बैलेंस हमें जरूरत है तभी हम लोग ये सब अकाउंट ओपन करेंगे, अदरवाइज कोई एंट्री हमें करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, वही चीज लिखा है मैंने। अच्छा, नेक्स्ट और एक पॉइंट है 12 नंबर, यहाँ पर लिखते हैं बैड डेट और डिस्काउंट अलाउड और सेल्स रिटर्न टू ब्रांच, सेल्स रिटर्न टू ब्रांच। अगेन मेरा क्वेश्चन ये है, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? बैड डेप्ट हुआ है या डिस्काउंट अलाउड हुआ है या सेल्स रिटर्न हुआ है ब्रांच को, ब्रांच का सेल्स रिटर्न, ब्रांच का डिस्काउंट अलाउड, ब्रांच का बैड डेप्ट, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? ये बताओ। अच्छा, इसमें और एक पॉइंट भी ऐड होगा, और एक पॉइंट भी यहाँ पर स्लैश देके लिखते हैं, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर। क्या ये सब जो भी एंट्री में अमाउंट रहेगा क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? ये क्वेश्चन है मेरा। ब्रांच अकाउंट में आएगा? ब्रांच अकाउंट में क्या आता है मैंने बता दिया है, तो तुम लोग बताने का कोशिश करो, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा? क्या ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन लग रहा है तुम लोग को? अगर है तो ही आएगा, बोलो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। কেন আসবে বলো? ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টে তখনই আসবে, আমি আমি বারবার কি বলছি, ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টে তখনই আসবে যদি ব্রাঞ্চ আর হেড অফিসের মধ্যে ট্রানজাকশন হয়। এখানে আমি বলেছি ব্রাঞ্চের ব্যাড ডেপ্ট, তাহলে ব্রাঞ্চে ব্যাড ডেপ্ট কি করে হবে বলো আগে, তাহলে ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে। বলো ব্রাঞ্চে ব্যাড ডেপ্ট কি করে হবে? ব্যাড ডেপ্ট কখন হয়? যখন আমরা ক্রেডিট সেল করি, তাহলে ব্রাঞ্চ যদি ক্রেডিট সেল করে তাহলে ব্যাড ডেপ্ট হবে, তাহলে ব্রাঞ্চের ডেটারের ব্যাড ডেপ্ট হয়েছে, তাহলে কি আমাদের এটা ব্রাঞ্চ অ্যাকাউন্টে আসবে? এটা কি ব্রাঞ্চ আর হেড অফিসের মধ্যে ব্যাড ডেপ্টের সিচুয়েশন হয়েছে না ব্রাঞ্চ আর ডেটারের মধ্যে হয়েছে? মানে এই তো তিনটে জিনিস, হেড অফিস। হ্যাঁ, তাহলে কি আসবে? কারণ এখানে আসবে তখনই যদি ওটা আমার হেড অফিস আর ব্রাঞ্চের মধ্যে রিলেশন হয়। এটা কি হেড অফিস আর ব্রাঞ্চে হচ্ছে না এটা, এই জিনিসটা হচ্ছে ব্রাঞ্চ আর ব্রাঞ্চের ডেটারে হচ্ছে, ব্রাঞ্চ আর ব্রাঞ্চের ডেটারে হচ্ছে, তাহলে আমাদের আসবে কি আসবে না? নো বলো। ম্যাম। হ্যাঁ, সেরকমই এই যে যেমন ডিসকাউন্ট অ্যালাউড, তাহলে ডিসকাউন্ট অ্যালাউডটা কাকে করছে, কে করছে? এই দেখো না, আমি স্ল্যাশ স্ল্যাশ দিয়ে লিখেছি কারণ এতগুলো বারবার লেখাবো। ডিসকাউন্ট অ্যালাউড এই যে फ्रॉम डेटर, डेटर মানে এখানে ब्रांचের কথাই হচ্ছে না, তাহলে डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर, अगर डिस्काउंट अलाउड टू ब्रांच डेटर है तो इसका मतलब क्या हुआ, ब्रांच ने अपने डेटर को डिस्काउंट अलाउड किया है, तो वो ब्रांच अकाउंट में क्यों आएगा? क्योंकि ब्रांच अकाउंट में इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका रूल्स अलग है ना, ये डेटर मेथड है, यहाँ पर सिर्फ वही आएगा जो जिसमें ब्रांच और हेड ऑफिस में अगर कोई लिंक होगा तो ही आएगा। तो देखो ब्रांच का डेटर को ब्रांच डिस्काउंट दे रहा है, तो ये उस डेटर और ब्रांच के बीच का मैटर है, तो फिर यहाँ नहीं आएगा। ब्रांच में सेल्स रिटर्न हुआ है, अब ब्रांच में रिटर्न कौन करेगा? सेल्स रिटर्न, तो ब्रांच ने सेल किया होगा, किसको सेल किया होगा?
डेटर को मतलब अपने कस्टमर को, अब वो कस्टमर रिटर्न कर रहा है तो सेल्स रिटर्न, तो वो तो ब्रांच और उसके कस्टमर के बीच का बात है, तो ब्रांच अकाउंट में क्यों आएगा। और डेटर से पैसा मिला, तो कौन से डेटर से, ब्रांच ब्रांच को अपने डेटर से पैसा मिला, तो यहाँ पर एक भी ट्रांजैक्शन नहीं है ऐसा जो कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में है, इसीलिए नहीं आएगा। ठीक है, इसीलिए नहीं आएगा, थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा और कुछ नहीं है, आसान है चीज। लेकिन तुम लोग लैंग्वेज देखो कि क्या बोल रहा है, उसके हिसाब से ही हमें चलना पड़ेगा। ठीक है, ये यहाँ तो मैंने बहुत सारा एक साथ लिखा है, जब मतलब क्वेश्चन आएगा तो सिंगल सिंगल ही लिखा हुआ रहेगा, लेकिन हाँ पढ़ के ही समझना पड़ेगा, इसका और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये सब डेटा क्या हमें कहीं जरूरत होगा क्या, इसका भी हमें अकाउंट ओपन करना पड़ सकता है। हाँ, हम लोग को डेटर अकाउंट ओपन करना अगर जरूरत हो, डेटर अकाउंट क्यों ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि जब हेड ऑफिस ब्रांच अकाउंट बनाएगा, अगर कोई ब्रांच अकाउंट बनाता है, कोई हेड ऑफिस अगर डेटर मेथड फॉलो करके ब्रांच अकाउंट बनाता है, तो उसे ओपनिंग एसेट और क्लोजिंग एसेट चाहिएगा। डेटर तो एक एसेट है, तो अगर उसे डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए, किसका, ब्रांच का। ठीक है, ब्रांच का ओपनिंग क्लोजिंग चाहिए डेटर का, तो उसे डेटर अकाउंट बनाना पड़ सकता है, क्योंकि उसके पास मान लो इंडिविजुअली ये सारे डेटा अवेलेबल है जो कि सभी डेटर से रिलेटेड है, लाइक बैड डेट डेटर से रिलेटेड, डिस्काउंट अलाउड डेटर से रिलेटेड, सेल्स रिटर्न डेटर से रिलेटेड, कैश रिसिप्ट डेटर से रिलेटेड। यानी अगर उसे ब्रांच का और डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग पता करना है, किसको, हेड ऑफिस को, तो उसे क्या करना पड़ेगा, डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेटर अकाउंट बना के ये सारी चीजों को पोस्ट करने से उसे मिल जाएगा डेटर का ओपनिंग या क्लोजिंग, कुछ भी मिसिंग रहेगा मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद यहां पर मैंने लिख दिया डेटर अकाउंट, इसके लिए ओपन करना पड़ेगा, तो यहां पर लिखते हैं डेटर अकाउंट में ये जाएगा, और यहां पर लिख देते हैं ओनली इफ बैलेंस ऑफ डेटर इज नीडेड टू बी ascertained if not देन नो एंट्री। अगर ऐसा कोई जरूरत नहीं है, मतलब हमें डेटर का कोई बैलेंस नहीं चाहिए, गिवन है, तो नहीं करेंगे, तो एंट्री करने का ही जरूरत नहीं। मतलब एंट्री यानी क्या, लेजर मत ओपन करो, लेजर में तो जर्नल से ही पोस्ट होता है ना, तो बोल रहे तब एंट्री मत करो, ये चीज मैंने लिखवाया है। अगर हम लोग का ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है या फिर जरूरत नहीं है तो मत करो, ओपन मत करो। ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट 13 नंबर लिखेंगे, इसमें लिखेंगे पेटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये तुम लोगों ने 11 में ये वाला लैंग्वेज जरूर सुना होगा कि पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या होता है, सबसे पहले ये 11 में ही सुना होगा, उसके बाद तुम लोगों ने आगे भी सुना होगा। ठीक है, जैसे कि इसके आगे तो पेटी कैश, लेकिन नॉर्मली ये पेटी कैश पॉइंट तुम लोग कहाँ पढ़ते हो, जब सब्सिडियरी बुक्स पढ़ते हो तो वहां पर पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है उसका टर्म तुम लोग को मिलता है। अब ये पेटी कैश एक्सपेंसेस क्या है, पेटी कैश एक्सपेंसेस का मतलब होता है बिजनेस का छोटा मोटा खर्चा। ठीक है, जैसे जिसको बोल सकते हैं, मैंने जेटा के बोले खुचरो खर्चा, जैसे मान लो कि कोई छोटा मोटा ट्रेवल अलाउंस है, कोई छोटा मोटा कार्टेज का खर्चा है, ठीक है, प्रिंटिंग पोस्टेज का छोटा छोटा खर्चा है, इस तरीके के खर्चे को क्या किया जाता है, इंडिविजुअली नहीं लिख के एक साथ भी लिखा है। पेटी कैश अगर तुम लोग कभी बनाए हो, पेटी कैश बुक, ठीक है, जैसे कैश बुक होता है, परचेस बुक होता है, सेल्स डे बुक होता है, जस्ट लाइक दैट पेटी कैश बुक भी होता है। वहां क्या होता है, ट्रैवलिंग अलाउंसेस, वेजेस, कार्टेज, ऐसा जो छोटा छोटा स्मॉल स्मॉल अमाउंट का एक्सपेंसेस होता है, उसके लिए एक बुक्स मेंटेन किया जाता है अलग से, उसको हम लोग बोलते हैं पेटी कैश एक्सपेंसेस, बिजनेस का छोटा छोटा खर्चा। ठीक है, अब ये पेटी कैश एक्सपेंसेस जो है, इसको दो तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, एक होता है इम्प्रेस्ड सिस्टम, ये भी तुम लोगों ने सुना होगा, देखो इम्प्रेस्ड सिस्टम होता है एक, और एक होता है नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम। अच्छा, अब ये दोनों सिस्टम में फर्क क्या है वो हम समझा देते हैं। देखो दोनों सिस्टम में फर्क फर्क क्या है, शायद अगर किसी ने पढ़ा है तुम लोगों ने 11 में, और अगर याद है तो याद भी होगा। इम्प्रेस्ड सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो अकाउंटेंट रखा जाता है, एक होता है सीनियर, ठीक है, एक होता है जूनियर।
पता नहीं इससे लिखा ही क्यों नहीं हो रहा है ठीक से। ठीक है कोई बात नहीं, ये देखो ऐसे लिख रहा है, ये है सीनियर अकाउंटेंट और ये मैंने बना दिया जूनियर अकाउंटेंट। ठीक है, अब जूनियर अकाउंटेंट को किस चीज का जो है किस लिए रखा गया है, जूनियर अकाउंटेंट को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है, बिजनेस का जितना भी पेटी कैश है, पेटी कैश होता है, पेटी कैश एक्सपेंस होता है, उसका जो है मैनेज करो। ठीक है, उसका मैनेजमेंट इनको दिया गया है कि भाई आप उसका सारा हिसाब रखो कि बिजनेस में कितना पेटी कैश एक्सपेंसेस हो रहा है। ठीक है, तो क्या क्या इनको हिसाब रखना है, एक तो इनको जर्नल एंट्री जो है करना है, लेजर अकाउंट अकाउंट भी बनाना है, मतलब पेटी कैश बुक बनाना है। बेसिकली इनका काम क्या है, इनको क्या बना के रखना है, हमेशा पेटी कैश बुक इनको रेडी करके रखना होता है। ठीक है, अच्छा अब जैसे कोई छोटा मोटा एक्सपेंसेस हुआ, जैसे मान लो ट्रैवलिंग अलाउंसेस, कोई सेल्समैन जा रहा है, वो जाके बेचने प्रोडक्ट बेचने के लिए जा रहा है, तो ट्रैवलिंग अलाउंसेस जो हुआ तो वो इनको पे करना पड़ेगा। बिजनेस का जितना छोटा छोटा खर्चा होता है, जैसे कि जो सेल्समैन जा रहा है उनको टिफिन का खर्चा देना और ये सब एक्सपेंस ये अपने यहाँ से पे करेंगे। अब इनके पास पैसा कहाँ से आएगा, इनको एक्चुअली देखो पैसा कहाँ से आता है, बिजनेस का पैसा जो भी आता है वो तो बिजनेस के प्रॉफिट से ही आता है। तो जो सीनियर अकाउंटेंट है वो क्या करेंगे, वो इनको एक अमाउंट रिम्बर्स करेंगे। कितना रिम्बर्स करेंगे, वो पहले से ही फिक्स्ड होता है। मान लो इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हर मंथ में पेटी एक्सपेंसेस होता है 5,000 का। ठीक है, ऐसा इनका एस्टिमेशन है, ये ऑर्गेनाइजेशन ने एस्टिमेट करके देखा कि मेरा पेटी एक्सपेंसेस होता है 5,000 का, तो सीनियर अकाउंटेंट को इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा कि आप 5,000 हर मंथ जूनियर अकाउंटेंट को दे दीजिएगा। ठीक है, अब जूनियर अकाउंटेंट को क्या करना है, जब भी कोई पेटी एक्सपेंसेस होगा वो ये 5,000 से खर्चे को पे करते जाएंगे। ठीक है, पे करते जाएंगे। अब पे करते करते मान लो खर्चा जो है उनका किसी एक पर्टिकुलर मंथ का, जैसे ये वाला मंथ ही ले लेते, ये हम लोग का चल रहा है नवंबर, नवंबर में खर्चा हुआ मान लो 4,800। ठीक है, तो इनके पास 200 रुपए बच गए, बैलेंस इनके पास कितना बचा 200, क्योंकि इनको कितना दिया गया था, इनको 5,000 दिया गया था। ठीक है, बोला 5,000 का हम लोग का एक्सपेंस होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, आप 5,000 रखो, 5,000 से बिजनेस का जितना भी छोटा छोटा खर्चा है पे करो और उसका हिसाब भी रखो। हिसाब कैसे रखना है, अकाउंटेंट है, इनको पेटी कैश बुक बनाना है। ठीक है, वो पेटी कैश बुक में सारी डिटेल्स को नोट कर रहे हैं, नोट करके देख रहे हैं अच्छा 4,800 का खर्चा हुआ है, तो फिर 200 इनके पास पड़ा हुआ है। ठीक है, अब नेक्स्ट मंथ आ जाएगा दिसंबर, तो दिसंबर में ये सीनियर अकाउंटेंट क्या करेंगे, इन्हें रिम्बर्स करेंगे, 5,000 नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी 200 है, ये 5,000 का बैलेंस हमेशा मेंटेन करेंगे, तो ये इनको रिम्बर्स करेंगे 4,800। ठीक है, बोलेंगे पहले से आपके पास 200 पड़ा हुआ है, हम आपको 4,800 देंगे, तो आपका बैलेंस फिर से बन जाता है 5,000, कोई एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं दिया जाएगा। एस्टिमेटेड जो अमाउंट है वही हर बार रिम्बर्स किया जाता है, उसमें जितना कम ज्यादा होगा मैनेज करके दिया जाता है। तो इस तरीके से जब सीनियर अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट को एक बैलेंस देता है, अब ये मैंने 5,000 देखो मेरे एग्जाम्पल में लिया है, बिजनेस टू बिजनेस वेरी करेगा, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करेगा कि सीनियर अकाउंटेंट को जूनियर अकाउंटेंट को कितना पैसा वगैरह देना है। ठीक है, तो लेकिन जो पहले से एस्टिमेटेड होता है उसी को, उसी बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। जब इस तरीके से जो है पेटी कैश एक्सपेंसेस को पे करने के लिए मैनेजमेंट अरेंजमेंट रखती है, तो उसे बोला जाता है इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, अच्छा मैंने ना यहाँ आर नहीं लिखा है, बाई चांस ये आर चला गया, इम्प्रेस्ड सिस्टम। और जब ऐसा फॉलो नहीं होता है तब उसे बोलते हैं नॉन इम्प्रेस्ड। तो नॉन इम्प्रेस्ड में कैसे होता है, नॉन इम्प्रेस्ड में सिंपल जितना पेटी कैश एक्सपेंसेस हुआ डायरेक्टली जो है पे हो जाता है, वहां कुछ बैलेंस मेंटेन करके जूनियर सीनियर का मैटर नहीं होता है, कोई पेटी कैश बुक भी मेंटेन, पेटी कैश बुक मेंटेन नहीं होता है। ठीक है, वहां पर क्या होता है, सिंपल जो भी खर्चा हुआ नॉर्मल खर्चे की तरह उसे भी ट्रीट कर दिया जाता है, उसे और पेटी कैश बुक में नहीं दिखाया जाता, इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि तुम लोग को ये समझ में आया होगा कि इम्प्रेस्ड और नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम क्या है। अब हम लोग इसमें लिख लेते हैं। अच्छा हाँ, अब इतना कुछ तो मैंने बता दिया। अब मेरा क्वेश्चन ये है, तुम लोग बताने का कोशिश करो कि इम्प्रेस्ड सिस्टम में ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। मतलब हम फिर से क्वेश्चन को थोड़ा सा
समझाने का कोशिश कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन ये, हम लोग क्या लिख रहे हैं कि अगर हम लोग का ये सारे ट्रांजैक्शन हो रहा है तो ब्रांच अकाउंट में वो आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर पेटी कैश एक्सपेंस जो पे हो रहा है वो अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो करके पे हो रहा है तो क्या उसका अमाउंट ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, ये हम पूछ रहे हैं। और अगर नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। अगर यहाँ पर सीनियर अकाउंटेंट कहाँ रहेगा, ऑब्वियसली हेड ऑफिस में, और जूनियर अकाउंटेंट कहाँ होगा, ऑब्वियसली ब्रांच में होगा। ठीक है, तो अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब हमेशा जो पेटी एक्सपेंसेस पे होगा उसके लिए ब्रांच हेड ऑफिस पे डिपेंड करेगा, तो ये ब्रांच अकाउंट में जरूर आएगा। और यहाँ पर जब नॉन इम्प्रेस्ड सिस्टम होगा तो ब्रांच अपना खर्चा खुद भी पे कर सकता है, क्यों यहाँ पर जूनियर सीनियर वाला सिचुएशन नहीं होगा, जब भी एक्सपेंसेस होगा पे कर देना है, तो ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। ठीक है, तो इसमें यस होगा, इसमें नो होगा। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लिखवा देते हैं। यहाँ पर लिखो अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश remains the same, hence it effectively means that all petty expenses paid up by head office। देखो, मैंने जिस चीज के ऊपर बेस करके अभी बताया कि ये ब्रांच अकाउंट में आना चाहिए, हमें पता है ब्रांच अकाउंट में वही एक्सपेंसेस आता है जो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच में होता है, वही मैंने लिखा है अंडर इम्प्रेस्ड सिस्टम, जो मैंने अभी बताया जूनियर सीनियर कैशियर वाला। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश रिमेन्स द सेम। अच्छा, हाँ, ये पॉइंट भी देखो, जैसे मैंने बोला क्या ओपनिंग क्लोजिंग सेम क्यों होगा, जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल लिया कि 5,000 उन्होंने रिम्बर्स किया और उन्होंने बताया कि मेरा 4,800 का एक्सपेंसेस हुआ। अब ये और कितना पेमेंट कर देंगे 4,800 का, तो ये कितना पेमेंट करेंगे, ये और यहाँ पर 200 इनके पास है, तो अगेन 4, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि जो मैंने अभी जूनियर सीनियर वाला एग्जांपल दिया, 5,000 एक्सपेंसेस दिया गया था जिसमें से 4,800 का एक्सपेंसेस हुआ, बचा कितना 200। तो ये नेक्स्ट कितना इनको पे करेंगे, जो सीनियर कैशियर है ये पे करेंगे 4,800, तो इनके पास बैलेंस फिर से कितना बन जाएगा 5,000। तो यहाँ पर मैंने जो पॉइंट लिखा है वो ये कहना चाह रहा है कि क्वेश्चन में हम लोग कैसे सीखेंगे, समझेंगे कि इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो होता है कि नहीं होता है। अगर क्वेश्चन में वर्ड दे दिया, मतलब सेंटेंस में बोल दिया, तो बड़ा ही अच्छा बात है, तो तुम लोग समझ ही जाओगे कि दिया हुआ इम्प्रेस सिस्टम फॉलो होता है। लेकिन अगर नहीं दिया है तो कैसे समझेंगे, अगर हम लोग का पेटी कैश का ओपनिंग बैलेंस और पेटी कैश का क्लोजिंग बैलेंस अगर सेम है तो जरूर पेटी कैश ही फॉलो होता होगा, सॉरी इम्प्रेस्ड सिस्टम ही फॉलो होता होगा, तभी तो ओपनिंग और क्लोजिंग सेम है। क्योंकि मैंने क्या बोला कि हमेशा एक प्री डिटरमाइंड अमाउंट फॉलो किया जाएगा, तो वो अमाउंट ही हर बार पे किया जाएगा। अगर वो पूरा खर्चा हो गया है तो उतना ही, जैसे मान लो 5,000 का 5,000 ही खर्चा हो जाता तो 5,000 दिया जाएगा। 5,000 में 3,000 खर्चा हुआ है, 2,000 बचा हुआ है, तो अगेन 3,000 देके वो 5,000 बैलेंस कर दिया जाएगा। तो बेसिकली ओपनिंग और क्लोजिंग हमेशा सेम होगा। तो वही बोला है अंडर इम्प्रेस सिस्टम द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश रिमेन्स द सेम, हमेशा सेम होना चाहिए। Hence, it effectively means that all petty expenses paid up by head office। इससे ये पता चल जाएगा क्लियरली कि सारे पेटी एक्सपेंसेस हेड ऑफिस पे करता है और ये इम्प्रेस सिस्टम फॉलो होता है। अब नेक्स्ट देखो, यहां पर लिखेंगे अंडर नॉन इम्प्रेस्ड
system balance of petty cash changes it is assumed that expenses are paid by branch itself. Hence, it is not transaction between हेड ऑफिस एंड ब्रांच। ये भी हम समझाते हैं क्या लिखा है। अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो नहीं होता है, देखो अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो नहीं होता है तो वो जूनियर सीनियर कैशियर वाला नहीं होगा कि हाँ कोई सीनियर कैशियर रहेगा जो जूनियर कैशियर को एक अमाउंट हमेशा एक पीरियोडिक टाइम में पे करेगा। जैसे मैंने मंथ का एग्जांपल दिया, देखो हमेशा मंथली रिम्बर्समेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है, वीकली भी हो सकता है, 14 डेज में भी हो सकता है, ठीक है। वो देखो ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन वेरी करता है। जैसे मान लो अगर तुम लोगों को पेरेंट्स से जो है नॉर्मली एक जो क्या बोलते हैं पॉकेट मनी वगैरह क्या सब बोलते हैं, ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ तुम लोग को मिलता है, मुझे नहीं पता सभी को मिलता है नहीं मिलता है, सबका अपना अपना घर का सिस्टम अलग होता है ना, तो जो भी हो अगर मिलता है, ठीक है, तो मान लो ऐसे मम्मी पापा ने सोच रखा है कि भाई इतना ही जैसे डेली अगर किसी को मिलता है कि डेली हम लोग 50 रुपीज देंगे, ठीक है, या 10 रुपीज देंगे जो भी हो, तो फिर डेली 10 ही मिलेगा, ठीक है। और अगर तुम लोग एक्सपेंस वैसे तुम लोग दिखाओगे नहीं कि एक्सपेंस हो गया है मान लो, तो फिर डेली 10 रुपीज मिल जाएगा, वो बात अलग है। यहाँ पर भी वैसे ही होता है, जैसे मम्मी पापा सीनियर हो गए, ठीक है, हम लोग जूनियर हो गए, तो वैसे ही यहाँ पर भी वही होता है कि एक्सपेंसेस पहले दिखाओ कि कितना खर्चा हुआ है, अगर कुछ बैलेंस बचा हुआ है तो उतना ही मिलेगा जितना फिक्स देते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, अगर नॉन इंटरेस्ट सिस्टम है तो यहाँ पर क्या होता है, नॉन इंटरेस्ट सिस्टम में बैलेंस ऑफ पेटी कैश चेंजेस, बैलेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है, नॉर्मली चेंज हो जाएगा। कभी कभार अगर एक जैसा हो गया, वैसे होगा नहीं, ठीक है, वैसे क्वेश्चन में नहीं रहेगा। अगर बैलेंस एक ही जैसा है तो वो इंटरेस्ट सिस्टम है, अगर बैलेंस एक जैसा नहीं है तो वो हम लोग का नॉन इंटरेस्ट सिस्टम है, ठीक है। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखो, बैलेंस ऑफ पेटी कैश चेंजेस। अच्छा, ये पेटी कैश जो हम बार बार बोल रहे हैं ये तुम लोग को कहाँ दिखेगा, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो हम देखो यहाँ दिखाते हैं। ये जो ब्रांच अकाउंट डेटर अकाउंट बनेगा ना, यहाँ दिखेगा, ये देखो कैश लिखा है ना, यहाँ पेटी कैश भी आ सकता है, क्योंकि कैश तो एसेट है तो एसेट तो आएगा, ठीक है, एसेट आएगा, एसेट का बैलेंस। तो यहाँ पर देखो क्या बोला है, इट इज एज्यूम दैट द एक्सपेंसेस आर पेड बाय ब्रांच इटसेल्फ। अगर बैलेंसेस में चेंजेस है तो ये एजम्पशन हमें लेना है कि इम्प्रेस्ड सिस्टम फॉलो नहीं होता है, इसीलिए ये मान के चलेंगे कि ब्रांच अपना खर्चा खुद पे करता है, मतलब हेड ऑफिस रिम्बर्स करता है ऐसा नहीं। अच्छा, ब्रांच कहां से पे करेगा, ब्रांच में डे टू डे सेल वगैरह कुछ तो होता होगा, तो वहां से ब्रांच जो इनकम करता है उसी से पे कर देगा। एंड हेंस इट इज नॉट ट्रांजैक्शन बिटवीन हेड ऑफिस एंड ब्रांच, तो ये डायरेक्टली हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, ठीक है। बस और मुझे अभी कुछ नहीं बताना है इसके बारे में, डेटर मेथड के बारे में मुझे जो भी बताना था मैंने बता दिया। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी जितना भी सुना है उसे ध्यान में रखो और अब हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। पहले हम लोग छोटा छोटा कुछ क्वेश्चन करेंगे, लाइक ये वाला एग्जाम्पल 1, तो यहाँ पर लिख लेते हैं। देखो क्वेश्चन पढ़ने से समझना पड़ेगा। एक्सपी लिमिटेड ओपनड ए ब्रांच एट दिल्ली, ठीक है, तो एक्सपी लिमिटेड बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है जिनका ब्रांच ओपन हुआ है कहां पर, दिल्ली में, ठीक है, एंड सेंट गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच। अच्छा, तो एक्सपी लिमिटेड ने अपने ब्रांच जो दिल्ली में इन्होंने ओपन किया है वहां पर 50,000 का स्टॉक ट्रांसफर किया। तो पहला बात है, ये क्वेश्चन ही बता देता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का है, क्योंकि देखो अभी तो हम डिपेंडेंट करवा रहे थे, तुम लोग को लगेगा अच्छा सारा क्वेश्चन तो डिपेंडेंट का ही होगा, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा कोई नहीं बताएगा कि क्वेश्चन डिपेंडेंट का है कि इंडिपेंडेंट का है, वो तो हम लोग को खुद समझ पड़ेगा।
से समझेंगे, जो लाइन दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन का वहीं से समझना पड़ेगा। तो अगर हेड ऑफिस ब्रांच में स्टॉक ट्रांसफर करता है बेचने के लिए, सेल करने के लिए, तो ऑब्वियसली डिपेंडेंट ब्रांच है कौन, दिल्ली ब्रांच डिपेंड है, ठीक है, एक्सपी लिमिटेड का। अब बोल रहा है दिल्ली ब्रांच पे भेजा है 50,000 का, दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स ऑन क्रेडिट एट 62,000। अब इन्होंने क्या किया, सारे प्रोडक्ट को सेल कर दिया और कितने में, 62,000 में, मतलब प्रॉफिट अर्न किया होगा। 50,000 का प्रोडक्ट 62,000 में सेल कर दिया, यानी 12,000 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियरली दिख रहा है, कोई अकाउंट ओपन किए बिना हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसे रीड करके बोल सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है। आगे देखते क्या बोल रहे हैं, नो अदर ट्रांजैक्शन ऑकर्ड एट द ब्रांच। अच्छा, ब्रांच में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, स्टॉक लिया, स्टॉक बेच दिया, सिर्फ बेचने का और लेने का ट्रांजैक्शन है। प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। हमें बोल रहा है कि ब्रांच अकाउंट बनाओ, ठीक है, कैसे। अब देखो, डिपेंडेंट ब्रांच का स्टॉक डेटर मेथड हम लोग कर चुके हैं, अभी हम लोग कर रहे हैं डेटर मेथड। अब क्वेश्चन में डिपेंडेंट ब्रांच है कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा ये वाले लैंग्वेज से कि दिल्ली ब्रांच को गुड्स भेजा जाता है अपने हेड ऑफिस के तरफ से, इससे कंफर्म हुआ डिपेंडेंट मेथड है। अब कौन सा मतलब इस पे मेथड अप्लाई करें, स्टॉक डेटर की डेटर। जब क्वेश्चन हमें बोल रहा है ब्रांच अकाउंट बनाओ, ठीक है, वहां हम लोग ब्रांच अकाउंट नहीं बनाते थे, याद करके देखो, वहां हम लोग अलग अलग 7 अकाउंट्स बनता था हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रांच बनाने बोला है। जब भी क्वेश्चन बोल रहा है ब्रांच अकाउंट, तो ये हमें ये इंप्लाई कर रहा है कि ये तो डेटर मेथड है, ठीक है। तो डेटर मेथड अप्लाई करो, क्वेश्चन में नहीं बोलेगा, तुम लोग को पढ़ के समझना पड़ेगा। डेटर मेथड अप्लाई करके क्या निकाल के देना है, बोल रहा है कि प्रॉफिट निकाल के दिखाओ, ठीक है, प्रॉफिट निकाल के दिखा देंगे। और कहाँ बनेगा, हेड ऑफिस के बुक्स में। तो ये वाला पॉइंट भी हमें फिर से बताता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, क्योंकि हेड ऑफिस अपने बुक्स में ब्रांच अकाउंट ओपन करेगा। तो इससे कंफर्म होता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, और क्योंकि ब्रांच अकाउंट बनाने के लिए बोला है, तो फिर से कंफर्म होता है कि ये डेटर मेथड का जो है पॉइंट है, ठीक है। तो हम लोग ये एग्जांपल 1 यहाँ पर करके देखते हैं। तो हम लोग को प्रिपेयर करना पड़ेगा ब्रांच अकाउंट। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस दिल्ली ब्रांच अकाउंट। अच्छा, ब्रांच अकाउंट कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। ब्रांच अकाउंट देखो, ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटी, ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी, क्लोजिंग एसेट लाइबिलिटी, ठीक है। और यहाँ कुछ गिवन या रिसिप्ट है तो, और यहाँ बैलेंस, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस का, ठीक है। तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं करना। तो पहले देखो, हम समझाने के लिए ना ऐसे लिखते हैं। देखो, ज्यादा कुछ तो डेटा है नहीं, लेकिन हम एक बार समझाना चाहते हैं। देखो, हम लोग पहले यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, टू ओपनिंग बैलेंस बीडी, ठीक है, ये एम जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर बाई क्लोजिंग बैलेंस सीडी, ये एसेट का ओपनिंग क्लोजिंग, ठीक है। एसेट डेबिट साइड में ब्रॉट डाउन होता है और क्लोजिंग क्रेडिट में होगा। और लाइबिलिटी का लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, ये क्या चीज का हो गया, लाइबिलिटी का, लाइबिलिटी का क्लोजिंग टू बैलेंस सीडी, ठीक है। और कुछ गिवन और रिसिप्ट है तो वो लिखना पड़ेगा, और इसके अलावा हम लोग का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में ज्यादा कुछ है नहीं, क्वेश्चन में था कि ब्रांच को 50,000 का स्टॉक भेजा गया, तो गिवन, गिवन पॉइंट किधर आएगा, ये देखो, हेड ऑफिस ने भेजा है, गिवन इधर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे लैंग्वेज क्या होगा, यहाँ पर लैंग्वेज लिखना चाहिए, स्टॉक भेजा गया है तो टू गिवन बोल के तो कुछ होता नहीं, वो तो मैंने समझाने के लिए लिखा था। यहाँ पर लिखेंगे टू गुड सेंड टू ब्रांच, कितना, 50,000। अच्छा, अब सेल हो गया, कैसे सेल हुआ है, क्रेडिट सेल हुआ है। क्रेडिट सेल होने से क्या जनरेट होगा, डेटर जनरेट होगा, ठीक है। अब बोलो, क्या ये डेटर ओपनिंग डेटर होगा कि क्लोजिंग डेटर होगा, क्या बता सकते हो मुझे तुम लोग। ये तो मैंने ही बता दिया कि क्योंकि क्रेडिट सेल हुआ है, क्वेश्चन बताया था मैं, हम नहीं बोल रहे। ये देखो, क्रेडिट सेल हुआ था, तो क्रेडिट सेल होने से डेटर जनरेट होगा। तो ये वाला कौन सा डेटर होगा, ओपनिंग की क्लोजिंग, बता सकते हो। अभी इस साल सेल किया है, ड्यूरिंग द ईयर, मतलब अभी तो भेजा था। तो ये क्या, ये प्रीवियस सेल है कि अभी करंट सेल है ना, तो क्या ये डेटर ओपनिंग में लिखे कि क्लोजिंग में लिखे। ओपनिंग मतलब पहले से डेटर था, और क्लोजिंग में लिखने का मतलब अभी डेटर जनरेट हुआ है। लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं।
तो ये मैंने यहाँ पर 0 0 कर दिया। बोलो क्लोजिंग डेटर होगा कि ओपनिंग डेटर? বলো ওপেনিং ডেটার হবে না ক্লোজিং ডেটার হবে? এই তো পাঠিয়েছে, পাঠাবার পর সেল করেছে, তাহলে সে ডেটারটা আগে থেকে এক্সিস্ট করছে না এখন ক্রিয়েট হয়েছে? क्लोजिंग डेटर। क्लोजिंग डेटर, करेक्ट, क्लोजिंग डेटर होगा। अच्छा, इसका अमाउंट कितना लिखेंगे? डेटर अमाउंट कितना लिखेंगे? 62,000, क्योंकि डेटर तो सेल वैल्यू पे होता है। अच्छा, अगर एंटायर स्टॉक सेल हो गया, क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा? अगर एंटायर स्टॉक सेल हो गया, क्वेश्चन में बोला था ना एंटायर स्टॉक, ये देखो एंटायर स्टॉक सेल हो गया, क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा? नहीं होगा। अगर सारे स्टॉक सेल हो गए तो कोई क्लोजिंग स्टॉक होगा नहीं, मतलब इस क्वेश्चन में और कोई डेटा है ही नहीं। ओपनिंग कुछ एसेट था नहीं, क्लोजिंग एसेट में डेटर आया, क्लोजिंग स्टॉक कुछ बचा नहीं, ओपनिंग स्टॉक भी था नहीं। अगर कुछ होता तो जरूर लिखते ना। तो ये सब हम लोग का यहाँ पर लाइबिलिटी भी कुछ नहीं है। इसको क्लोज कर देंगे, प्रॉफिट कितना आएगा? 12,000, जो हम लोग बिना कैलकुलेशन किए देख रहे थे कितना प्रॉफिट आएगा, लेकिन हम लोग को तो यहाँ एग्जाम में करके दिखा रहा है ना, ओरली कैलकुलेट करने से तो नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर प्रॉफिट आएगा, हम लोग लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट, कितना आ जाएगा? 12,000। टोटल करने से 62,000 और 62,000। अच्छा, एक चीज देखो, यहां पर मैंने क्या बोला था, एसेट के केस में अगर क्वेश्चन में सिर्फ एसेट है तो क्लोजिंग बैलेंस अगर ज्यादा है ओपनिंग बैलेंस से तो हम लोग का प्रॉफिट आएगा। देखो वही हुआ, क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग से ज्यादा है। वैसे यहाँ ओपनिंग कुछ था नहीं, ठीक है, फिर भी अगर हम लोग का इधर से इधर ज्यादा हो रहा है, वैसे भी नॉर्मल देखो ना, 50,000 का स्टॉक अगर 62,000 में सेल होगा तो प्रॉफिट ही हो, ठीक है। तो वही चीज बता रहा है। और ऐसे भी ये स्टॉक भेजा गया था, ठीक है, तो ये करंट ईयर का था, ओपनिंग तो कुछ था नहीं। तो यहाँ पर क्या बोला था, देखो मैंने ओपनिंग क्लोजिंग अगर ज्यादा है ओपनिंग से तो ओपनिंग डेटर तो कुछ था नहीं, क्लोजिंग डेटर इतना है मतलब 0, तो ज्यादा ही है क्लोजिंग, तो हम लोग का प्रॉफिट ही आएगा। और नॉर्मली भी अगर चेक करोगे 50,000 का स्टॉक 62,000 में सेल होने से प्रॉफिट होगा। बस प्रोसेस समझना है हम लोग को, कैसे लिखना है और यहाँ पर क्या क्या आना चाहिए। और देखो ये सब ट्रांजैक्शन इसीलिए आया क्योंकि ये ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन है। अगर किसी और तरीके का ट्रांजैक्शन होता ब्रांच के साथ किसी थर्ड पार्टी का तो यहाँ पर नहीं आता। अच्छा, फिर से हम लोग एक छोटा सा ही क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा एक बेस बन जाए। एग्जाम्पल 2, अच्छा इसमें क्या बोला है देखो, एक्सपी लिमिटेड फिर से वैसा ही दिया है, ओपन ए न्यू ब्रांच एट दिल्ली, एक्सपी लिमिटेड सेंड्स गुड्स कॉस्टिंग 50,000 टू दिल्ली ब्रांच, दिल्ली ब्रांच सोल्ड एंटायर गुड्स इन कैश एट 70,000। अच्छा, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है, देखो सेम नाम सब चीज दिया हुआ है। अभी 50,000 स्टॉक भेजा गया था जिसे 70,000 में सेल किया गया है, ठीक है। तो यहाँ प्रॉफिट तो मुझे ज्यादा दिख रहा है, फिर भी आगे देखते क्या दिया है, ब्रांच पेड एक्सपेंसेस ऑफ 8,000, ब्रांच ने एक्सपेंस पे किया है कितने का? 8,000 का, ठीक है। फिर बोल रहा है नो अदर ट्रांजैक्शन ऑकर्ड एट द ब्रांच, ब्रांच में और कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। हम लोग को हेड ऑफिस के बुक्स में ब्रांच का अकाउंट बनाने के लिए बोला है। जैसे ही बोला कि प्रिपेयर ब्रांच अकाउंट इन हेड ऑफिस बुक्स, तो फिर दिमाग चलना चाहिए कि डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, ठीक है, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। एज वेल एज जब यहाँ पर बोला है कि एक्सपी लिमिटेड ने सेंड्स किया है तो भी ये पता चलता है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है, ठीक है। अब कौन से मेथड में करें, बोला है ब्रांच अकाउंट बनाओ, तो डेटर मेथड में करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर सेम चीज है, लेकिन हम बार बार इसीलिए बताते हैं ताकि तुम लोगों के दिमाग में ये चला जाए कि एग्जाम में हमें मेथड नहीं बोलेगा डायरेक्टली तो हम लोग कैसे समझे। तो यहाँ पर लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ एक्सपी लिमिटेड दिल्ली ब्रांच अकाउंट, फिर से हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग लैंग्वेज लिख भी सकते हो, नहीं भी लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। टू बैलेंस बीडी मतलब वो ओपनिंग ही बताता है, बाई बैलेंस सीडी
अगर कुछ लाइबिलिटी है, ये देखो ये सब ना नहीं रहेगा तो डेटा लिखने का जरूरत नहीं है ऐसे करके। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग समझने का कोशिश कर रहे हैं कि कैसे करके बनता है। जैसे इसमें कोई डेटा है नहीं तो इसको क्यों लिखे, लिखने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने क्यों लिखवाया है, ये तो बस इतना लिखने से ही होता है। मैंने इसीलिए लिखवाया ताकि तुम लोग को समझ में आए कि कैसे करके क्वेश्चन प्रिपेयर होता है। और अगर लिख भी देते हो, नो इश्यूज, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन टाइम बर्बाद होता है ना, तो इसीलिए एग्जाम में लिखने का जरूरत नहीं। जब समझ में आ जाए ना पढ़ के कि डेटा है ही नहीं तो क्यों लिखोगे। अच्छा, सबसे पहले ओपनिंग कोई एसेट है नहीं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने 50,000 का स्टॉक सेंड किया, जिसको ब्रांच ने 70,000 में सेल कर दिया, ठीक है। तो ओपनिंग एसेट तो कुछ भी नहीं है, तो इसको हम ऐसे खाली रखते हैं। गुड्स जो भेजा गया है उसको हम लोग लिखेंगे टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितने का, 50,000 का। अच्छा, अब सेल किया है देखो 70,000 में। अब कैश में सेल किया है, ठीक है। कैश में सेल किया है तो क्रेडिट में सेल नहीं किया है तो डेटर नहीं बनेगा। अगर ब्रांच ने कैश में सेल किया है तो ब्रांच के पास कैश आया होगा, तो ये ब्रांच देखो, ये सेल जो है ना, ये सेल करके कोई डेटर जनरेट नहीं हुआ है, लेकिन क्या जनरेट हुआ है, कैश जनरेट हुआ है। तो हमारे पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस होगा। जैसे कि यहाँ पर क्रेडिट सेल हुआ था तो सेल से डेटर का क्लोजिंग बैलेंस आया था, तो अभी कैश सेल हुआ है तो हम लोगों के पास कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा वो भी देखना है हमें। तो कैश तो 70,000 सेल हुआ है तो हमें लगेगा कि 70,000 आना चाहिए, लेकिन 70,000 नहीं आएगा, उससे कम आएगा। क्यों आएगा हम ये बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक और एक्स्ट्रा ट्रांजैक्शन दिया है कि ब्रांच ने 8,000 एक्सपेंसेस पे किया है, ठीक है। तो क्यों पे किया होगा, जरूर कोई बिजनेस का एक्सपेंस हुआ होगा। अब बिजनेस कर रहा है तो एक्सपेंस तो होगा ना, ऐसा थोड़ी ना है कि एक्सपेंस नहीं होगा। तो ब्रांच ने खुद से पे किया। ब्रांच कहां से पे करेगा, बोल रहा है कि ब्रांच ने खुद से पे किया है, हेड ऑफिस से नहीं मांगा है। तो खुद से कैसे पे किया होगा, अभी जो सेल किया, सेल करके 70,000 उसके पास आया, तो ब्रांच का जो 8,000 का खर्चा था ब्रांच कहां से पे करेगा, अपने उस 70,000 से पे करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसका कैश का क्लोजिंग बैलेंस आएगा तो ब्रांच क्या बोलेगा हेड ऑफिस को, देखो मैंने 8,000 पे किया, खर्चा कहाँ से पे किया, हेड ऑफिस पूछेगा तो ब्रांच बोलेगा मैंने जो सेल किया वहां से पे कर दिया। हेड ऑफिस बोला अच्छा ठीक है, तो फिर मुझे कितना बैलेंस दिखाना चाहिए। तो हेड ऑफिस देखेगा अच्छा 8,000 तो उसने खर्चा पे कर दिया है, तो मुझे क्लोजिंग बैलेंस 62,000 दिखाना चाहिए, ठीक है। तो ये 62,000 हो गया। अब इसको अगर हम लोग क्लोज करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा। सेम वही देखो, नेट प्रॉफिट का अमाउंट हम लोग का आता है 12,000। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टू नेट प्रॉफिट। लॉजिकली सोचना पड़ेगा, लॉजिकली सोचने से समझ में आ जाएगा। एक ब्रांच है दिल्ली में, उसको 50,000 का स्टॉक दिया गया, उसने 70,000 में सेल कर दिया। अब हेड ऑफिस क्या दिखाएगा, ब्रांच का डेटर, ब्रांच का एसेट, ब्रांच का लाइबिलिटी, ओपनिंग क्लोजिंग, और ब्रांच को कुछ सेंड किया है तो ब्रांच से कुछ रिसीव किया है वो, ठीक है। और उसका जो गैप होगा अकाउंट का वो प्रॉफिट या लॉस दिखाएगा। तो हेड ऑफिस क्या बोल रहा है, मैंने 50,000 का स्टॉक भेजा, ब्रांच मुझे 70,000 ही कैश दे देता, लेकिन ब्रांच का जो एक्सपेंस था 8,000 का वो ब्रांच खुद पे किया। तो ब्रांच बोल रहे हैं हम 70,000 कहां से दे, मैंने 8,000 का खर्चा पे किया, तो 62,000 ही दे सकते, ठीक है। तो हेड ऑफिस बोलेगा 50,000 मैंने थ्रो किया था ब्रांच को, 50,000 का प्रोडक्ट, ब्रांच ने मुझे रिटर्न में 62,000 दिया, ठीक है। तो मेरा बिजनेस करके प्रॉफिट हो गया 12,000। ये ऐसे करके हेड ऑफिस सोचेगा, बस जैसा सोचेगा उसी तरीके से ही तो अकाउंट बना हुआ है। तो ये हम लोग का एग्जाम्पल 2 हो गया। अच्छा, अब थोड़ा सा इससे एक दो ट्रांजैक्शन ज्यादा मिलेगा ऐसा एक क्वेश्चन है, जैसे कि एग्जाम्पल 3 ये वाला करते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है, प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट, अगेन बोला है प्रीपेयर ब्रांच अकाउंट, मतलब ये क्या हो गया, डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है और डेटर मेथड का क्वेश्चन है। डिपेंडेंट ब्रांच का, डेटर मेथड का। बोल रहे ब्रांच अकाउंट बनाओ, फाइंड आउट प्रॉफिट अर्न्ड बाय ब्रांच इफ ट्रांजैक्शन आर एज अंडर। बोल रहा है कि प्रॉफिट कितना हुआ है ब्रांच से वो कैलकुलेट करके बताओ अगर इस तरीके का ट्रांजैक्शन हुआ है तो। क्या क्या है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। गुड्स सेंड टू ब्रांच कौन बोल रहा है, हेड ऑफिस बोल रहा है। तो हेड ऑफिस ने ब्रांच को स्टॉक भेजा है, तो क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। क्या तुम लोग बताना चाहोगे कि ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा, बोलो।
गुड सेंड टू ब्रांच, क्या ये ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। है आज पे, ठीक। फर्नीचर सेंड टू ब्रांच बिगिनिंग में इतना है, तो क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? यस मैम। आएगा, ठीक है, ये भी आएगा, करेक्ट है, ये भी आना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच। क्रेडिट सेल हुआ है ब्रांच में, क्या ये ब्रांच अकाउंट में हेड ऑफिस किसी तरीके से दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? नो मैम। हाँ, ऑब्वियसली सेल हुआ है ब्रांच और उसके डेटर के बीच में, ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजैक्शन ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज सोचो कि क्रेडिट सेल हुआ है ब्रांच में, तो क्रेडिट सेल होने से क्या क्रिएट होता है? डेटर क्रिएट होता है। किसका डेटर है? ब्रांच का डेटर। तो हम लोग अभी देखो थोड़ी देर पहले ही एक छोटा सा क्वेश्चन कर रहे थे ना, जहां पर हम लोगों ने दिखाया कि क्रेडिट सेल हुआ, तो डेटर क्लोजिंग एसेट बोल के तो आएगा। मतलब ऑब्वियसली डेटर के साथ ट्रांजैक्शन ब्रांच का हो रहा है, लेकिन ब्रांच का एसेट मेरा एसेट, ऐसा कौन बोलेगा? हेड ऑफिस। तो यहां पर हमारा ये वाला तो आना चाहिए, ठीक है, ये वाला आना चाहिए। कैसे आएगा? क्लोजिंग डेटर बोल के आएगा। अच्छा, ये थोड़ा सा हमें नोट डाउन करना चाहिए ऐसा पॉइंट, ठीक है। कौन सा पॉइंट आएगा? जिसमें ब्रांच और डेटर हेड ऑफिस के बीच में ट्रांजैक्शन हुआ है, और ब्रांच का एसेट हेड ऑफिस का एसेट, ब्रांच का लाइबिलिटी हेड ऑफिस का लाइबिलिटी, ठीक है। अब बैड डेप्ट हुआ है, क्या बैड डेप्ट आएगा? सोच के देखो, क्या बैड डेप्ट आएगा? बैड डेप्ट तभी आएगा अगर वो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच में हुआ है, या फिर वो ब्रांच के लिए या फिर वो हेड ऑफिस के लिए ब्रांच की तरफ से एसेट या लाइबिलिटी होगा। तो हेड ऑफ बैड डेप्ट ना तो कोई एसेट है ना तो कोई लाइबिलिटी है, ये लॉस है, ठीक है। अच्छा, अब बैड डेप्ट जो हुआ है वो ब्रांच और उसके हेड ऑफिस के बीच के ट्रांजैक्शन की वजह से नहीं हुआ है, ब्रांच और उसके डेटर के बीच के ट्रांजैक्शन के लिए हुआ है, तो इसीलिए बैड डेप्ट वाला नहीं आएगा, ठीक है। देखो बात समझ में आया कि नहीं? डेटर आया लेकिन बैड डेप्ट नहीं आया, क्यों नहीं आया? बिकॉज ब्रांच जब सेल किया तो डेटर जनरेट हुआ, डेटर जब पैसा नहीं दिया तो वो बैड डेप्ट हुआ, ठीक है। लेकिन डेटर एक एसेट होता है, जबकि बैड डेप्ट जो है वो कोई एसेट नहीं है। तो ब्रांच अकाउंट में हम लोग का क्या क्या आता है? ब्रांच अकाउंट में हम लोग का या तो ब्रांच का एसेट लाइबिलिटी को नोट डाउन करेगा हेड ऑफिस, बना कौन रहा है? हेड ऑफिस। या फिर अगर कुछ ब्रांच के साथ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन हो रहा है तो वो लिखेगा, इसीलिए ये वाला नहीं आएगा, ठीक है, ये नहीं आएगा। नेक्स्ट पूछते हैं, क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच, क्लोजिंग डेटर एट ब्रांच, ठीक है। फर्नीचर डेप्रिसिएशन देने के बाद ये सब ब्रांच का इंफॉर्मेशन है, क्या ये सब ब्रांच अकाउंट में आएगा? थोड़ा सा सोच के बताओ, अभी भी मैंने बहुत सारा पॉइंट बोला, तो मुझे सोच के बताओ क्या ये आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, गलत होगा तो होगा, कोई बात नहीं है, बोलो आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये सब एसेट है तो जरूर आएगा। क्लोजिंग स्टॉक एट ब्रांच यस। मेरा जो ये, हाँ बोलो। यस मैम, आज पे। है आज पे, ठीक बोले छो। ये देखो यहाँ पर बना हुआ है ना, क्लोजिंग बैलेंस एसेट, ओपनिंग बैलेंस एसेट, तो आएगा, ठीक है। बस ये दो पॉइंट ही तो ध्यान में रखना है, तो हमारा अकाउंट बन जाएगा। अब देखो जो प्रोसेस में है वो तो हमें फॉलो करना पड़ेगा ना, विदाउट फॉलो किए तो हम लोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पर लिखना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3, ब्रांच अकाउंट। टू ओपनिंग बैलेंस, ये एसेट है, ठीक है। बाई क्लोजिंग, ओ सॉरी, बाई ओपनिंग, ये लाइबिलिटी का है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्लोजिंग बैलेंस, ये लाइबिलिटी का है। बाई क्लोजिंग बैलेंस, ये एसेट का है। सीडी होता है, क्लोजिंग सीडी होता है। देखो क्या क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले गुड्स सेंड टू ब्रांच, तो यहाँ पर लिखेंगे टू गुड्स सेंड टू ब्रांच। अच्छा, 50,000,
नेक्स्ट बोला है फर्नीचर सेंट टू ब्रांच बिगिनिंग ऑफ द ईयर में है, मतलब जब ईयर स्टार्ट हुआ तो फर्नीचर सेंट बाई हेड ऑफिस टू ब्रांच कितना शो कर रहा था 10,000, तो ये हमें ओपनिंग में दिखाना चाहिए, तो यहाँ पर हम दिखाएंगे, ये देखो फर्नीचर 10,000। मैंने यहाँ क्यों दिखाया, क्वेश्चन बता रखा है कि ये ओपनिंग का है। ये देखो जो मैंने यहाँ पर फॉर्मेट लिखवाया था वहां बोला था ना ओपनिंग एसेट क्लोजिंग एसेट, ओपनिंग लाइबिलिटी क्लोजिंग लाइबिलिटी, तो वही फॉलो कर रहे हैं। तो एक एक करके देखो हम लोग का क्वेश्चन का, लेकिन ट्रांजैक्शन बढ़ रहा है, पहले बहुत ही कम ट्रांजैक्शन था, फिर एक ट्रांजैक्शन, अब 2-3 ट्रांजैक्शन के साथ। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर ये 2 पॉइंट तो मैंने लिखवा दिया। नेक्स्ट देखो बोल रहा है क्रेडिट सेल्स एट ब्रांच 62,000। अच्छा, तो ये डेटर क्रिएट करेगा, क्रेडिट सेल होने से क्या क्रिएट होगा, डेटर। अब ये वाला क्लोजिंग में जाएगा, क्यों, अगर ओपनिंग में होता जरूर लिखा हुआ रहता, मतलब इस साल का क्रेडिट सेल है तो क्लोजिंग डेटर में जाएगा। फिर बोल रहा है बैड डेप्ट, ये नहीं आएगा, ठीक है, बैड डेप्ट है ये नहीं आएगा, क्योंकि वो हेड ऑफिस के साथ जो है कोई लेना देना नहीं है इस बैड डेप्ट का। क्लोजिंग स्टॉक बोला है, यहाँ पर लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक कितना बोला है 10,000, क्लोजिंग डेटर 61,000, क्लोजिंग डेटर। ओ अच्छा, डेटर तो मैंने पहले ही लिख दिया है, स्टॉक लिख लेते हैं पहले 10,000, डेटर 61,000। लेकिन तुम लोग को एक क्वेरीज होना चाहिए कि यहाँ 62 दिखा रहा है, फिर यहाँ क्लोजिंग 61 क्यों दिख रहा है। ये देखो, ये 62 दिख रहा है, फिर हम लोग 61 क्यों लिख रहे हैं, क्या यहाँ लिखा हुआ है तो ही लिख रहे हैं या फिर कोई रीजन है, बताते हैं, रीजन है, ठीक है। ये 61 कैसे हो गया वो भी बताते हैं। और फर्नीचर का क्लोजिंग लिख लेते हैं, डिप्रिशिएशन देने के बाद 8,000, तो यहाँ लिखते हैं फर्नीचर। डिप्रिशिएशन पे करने के बाद 8,000, क्या 8,000 ही होगा, देख लो ना 8,000 होगा कि नहीं। 10,000 पे डिप्रिशिएशन लगाओ 20%, 2,000 होता है, 10,000 से 2,000 लेस होने से 8,000 हो जाएगा। चाहो तो यहाँ पर समझने के लिए ऐसे लिख सकते हो, या फिर देखो इसका बेटर तरीका और हम बताते हैं। ये तो मैंने लिख दिया। अब इसके बाद देखो मैंने यहाँ पर आज लिखवाया था कि हम लोग कुछ कुछ चीजों का मेमोरेंडम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जैसे कि देखो बैड डेट, डिस्काउंट अलाउड, इस तरीके का कोई इंफॉर्मेशन है तो वो ब्रांच अकाउंट में नहीं आता है, डेटर अकाउंट में आता है, ये सब रफ अकाउंट होता है। तो अभी बैड डेट वगैरह था ना, तो इसका हम वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं, देखो वो कैसे देखने में होता है। वर्किंग नोट नंबर 1, ठीक है, जरूरी नहीं है इस क्वेश्चन के लिए, लेकिन हम बता रहे दूसरे क्वेश्चन के लिए जरूरत होगा जब क्वेश्चन का लेंथ बड़ा होगा। तो डेटर अकाउंट, इसको लिखेंगे मेमो डेटर, मेमो यानी मेमोरेंडम, पूरा नाम है मेमोरेंडम, मेमोरेंडम का मतलब ही होता है रफ, ठीक है। तो ब्रांच का कोई ओपनिंग डेटर था नहीं, ठीक है, ब्रांच का कोई ओपनिंग डेटर नहीं था, तो ये ब्लैंक रहेगा। यहां पर हो जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ब्रांच का क्लोजिंग डेटर क्वेश्चन में दिया हुआ है 61,000, ठीक है, ये देखो क्वेश्चन में 61,000, उसके पहले ब्रांच ने क्रेडिट सेल किया 62,000। तो क्रेडिट सेल का एंट्री क्या होता है, डेटर टू सेल्स, तो यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग हो जाएगा 62,000 का, ठीक है, ये पोस्टिंग हो जाएगा। फिर बैड डेप्ट हुआ है, बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है, बैड डेप्ट टू डेटर, तो क्या लिखेंगे बाई बैड डेप्ट 1,000, तो इसीलिए ये 61,000 हो रहा है। मान लो ये दिया हुआ नहीं होता तो हम लोग इस अकाउंट को ओपन करके ये क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेते। 62,000 में अगर 1,000 मेरा बैड डेप्ट है कंफर्म, तो इसका मतलब मेरा रिसीवेबल अब 61 ही दिखेगा, जो कि मुझे यहाँ लिखना चाहिए। अगर गलती से भी तुम लोग 62 लिख देते हो तो गलत हो जाएगा, बिकॉज जितना क्रेडिट सेल है उतना डेटर जनरेट नहीं हुआ है, बैड डेप्ट हो चुका था। और दूसरा एक वर्किंग नोट बना के दिखाते हैं फर्नीचर का, ठीक है, ये 8,000 कैसे होगा। फर्नीचर एक एसेट है, तो टू बैलेंस बीडी, इसका ओपनिंग बैलेंस था 10,000, क्वेश्चन में दिया हुआ था, ठीक है। डिप्रिशिएशन लगाएंगे यहाँ पर बाई डिप्रिशिएशन, क्योंकि एंट्री होता है डिप्रिशिएशन टू फर्नीचर 20% होने से 2,000 हो जाएगा। और कुछ नहीं बताया है, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, वैसे क्वेश्चन में बता रखा है लेकिन कैलकुलेट करके देखो 8,000 ही आएगा। तो हम यही बताना चाह रहे थे, अगर क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दिया हुआ है तो ये सब अकाउंट का तो कोई जरूरत नहीं है, जैसे इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल जरूरत नहीं था, लेकिन मैंने समझा दिया कि
मेमो जो अकाउंट हम लोग बनाएंगे, मेमोरेंडम यानी रफ अकाउंट, कब बनाएंगे? जब हमारे पास ये सब इंफॉर्मेशन को एसर्टेन करने का जरूरत होगा, अदरवाइज जरूरत नहीं है इस अकाउंट को ओपन करने का। यहाँ जरूरत नहीं था, दिया हुआ था, लेकिन मैंने समझाने के लिए तुम लोग को करके दिखा दिया, ठीक है। अब हम लोग इसको क्लोज कर सकते हैं, लाइबिलिटी वगैरह कुछ था नहीं। अब इसको क्लोज करते देखते कितना आएगा, इधर ही ज्यादा है तो 60 और से 10 79,000। यहाँ पर 79,000 माइनस 50,000, तो ये कितना हो जाएगा? 50 और 10 60,000 मतलब 39। ओ 39 क्या, ये तो 60 हो रहा है। अच्छा 19 होगा, 39 क्यों लिखती हूँ? 19 होगा तो 2 नेट प्रॉफिट, यहाँ भी नेट प्रॉफिट आया, ठीक है। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट देखते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन, ये हम लोगों ने एक बार शायद ये क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन उसको स्टॉक डेटर मेथड से शायद किया है, ऐसे मुझे याद नहीं आ रहा है, पता नहीं स्टॉक डेटर मेथड से किया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, हाँ ये देखो यहाँ पर शायद किया हुआ है। अभी देखो यहाँ पर क्या बोला, एक बार देख लेते हैं। बोल रहा है कि बैकिंगहैम ब्रदर्स बॉम्बे हैव अ ब्रांच एट नागपुर, ठीक है, ब्रांच है इनका, ये बॉम्बे की कंपनी है, इसका ब्रांच है नागपुर में। दे सेंड गुड्स एट कॉस्ट टू देयर ब्रांच एट नागपुर, ये लोग कॉस्ट में अपने ब्रांच को स्टॉक भेजते हैं, ठीक है। हाउएवर डायरेक्ट परचेज आर आल्सो मेड बाय द ब्रांच फॉर विच पेमेंट आर मेड एट हेड ऑफिस। बोल रहा है कि ब्रांच को एक परमिशन दिया गया है, क्या दिया गया है कि खुद से भी जाके वो परचेज कर सकता है, जिसका पेमेंट हेड ऑफिस करेगा, ठीक है। तो मान लो ब्रांच को कुछ चाहिए, तो ब्रांच कहाँ है? नागपुर में है, तो वो नागपुर में अपना परचेस कर सकता है, जिसका पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस करेगा। ऑल द डेली कलेक्शन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। डेली जितना भी अमाउंट कलेक्शन होता है नागपुर ब्रांच में, वो ट्रांसफर करना पड़ेगा हेड ऑफिस बॉम्बे में, ठीक है। कैसे ट्रांसफर होगा? थ्रू बैंक ट्रांजेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो गया, ये पूरा लाइन हमें क्या बता रहा है पता है? ये एक डिपेंडेंट ब्रांच का क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि ब्रांच के ऊपर जो है मतलब ब्रांच को पूरा फ्रीडम भी नहीं है, अब पूरा जो है फ्रीडम नहीं है ऐसा भी नहीं बोल सकते। देखो ब्रांच को एक फ्रीडम तो दिया गया है कि तुम्हें अगर जरूरत हो तो कुछ भी परचेस कर लेना अपने नागपुर में, और पेमेंट हम कर देंगे। तो ब्रांच थोड़ा थोड़ा जो है, मतलब बहुत ही छोटा ब्रांच नहीं है, इससे ये पता चल रहा है बहुत ही स्मॉल अमाउंट का ब्रांच नहीं है, मीडियम ब्रांच है, ठीक है, जिसमें हेड ऑफिस का कंट्रोल है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है, और एकदम कंट्रोल लेस भी नहीं है। और इससे पता चल रहा है कि ये डिपेंडेंट ब्रांच है। तो फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर नागपुर ब्रांच अकाउंट, तो इसका मतलब ये हम लोग को डेटर मेथड करने के लिए बोल रहा है, नागपुर ब्रांच अकाउंट बनाना है इन द बुक्स ऑफ द, अच्छा अब तो देखो अच्छा बात है, इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस बाय डेटर मेथड। ऐसा बता दिया तो फिर तुम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, डेटर मेथड जब बोल देता है तो बहुत ही अच्छा बात है, बोल दिया डेटर मेथड तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और नहीं भी बोलेगा तो ये कुछ लाइन से पता चल जाएगा, लाइक ब्रांच अकाउंट। अब बोला है ओपनिंग बैलेंस किस चीज का है? इम्प्रेस्ड कैश, तो इसका मतलब इनका पेटी कैश एक्सपेंस इम्प्रेस्ड पैटर्न फॉलो करता है। अभी मैंने समझाया ना इम्प्रेस्ड और नॉन इम्प्रेस्ड। तो इम्प्रेस्ड कैश है 2000, सन्ड्री डेटर है 25,000, स्टॉक है 24,000 जो कि ट्रांसफर किया है हेड ऑफिस ने, बैड डेप्ट है, डिस्काउंट टू कस्टमर है। अब ये जगह पे हम लोग थोड़ा आइडेंटिफाई करते हैं कि ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा। जैसे इम्प्रेस्ड कैश ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, ठीक है। क्यों आएगा? क्योंकि ये हेड ऑफिस ही भेज रहा होगा, तभी तो ओपनिंग दिखा रहा है ना। इम्प्रेस्ड कैश का मतलब ही तो हो गया कि हेड ऑफिस से कैश जाता है ब्रांच के लिए, और यहाँ बोला भी था कि ब्रांच को कुछ खरीदना अगर है तो खरीद सकता है, लेकिन एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस होगा। इम्प्रेस्ड सिस्टम होने से ही ब्रांच में आएगा, ये देखो मैंने अभी लिखवा दिया था थोड़ी देर पहले ही। इम्प्रेस सिस्टम जब फॉलो होता है तो वो ब्रांच अकाउंट में आएगा। अच्छा अब ये ब्रांच का डेटर है तो ब्रांच का अकाउंट में ओपनिंग डेटर बोल के आ जाएगा, ये सब ओपनिंग बैलेंस है। अच्छा हेड ऑफिस ने स्टॉक ट्रांसफर किया है तो हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन है तो ये भी आएगा, तो ये तीनों तो आ ही जाएंगे। बैड डेप्ट नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये ब्रांच और उसके डेटर के बीच का है, तो ये वाला नहीं आएगा क्योंकि ये कोई एसेट लाइबिलिटी तो है नहीं कि आ जाए, ठीक है। डिस्काउंट टू कस्टमर ये भी नहीं आएगा, ये कस्टमर को डिस्काउंट किसने दिया है? ये ब्रांच और अपने कस्टमर के बीच का जो है ट्रांजैक्शन है, तो ये हम लोग का यहाँ पर नहीं आएगा। अब रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ब्रांच ने हेड ऑफिस को रेमिट किया है तो ये जरूर आना चाहिए ब्रांच अकाउंट में, जैसे कि स्टॉक
ट्रांसफर होने से एंट्री होता है, तो ब्रांच की तरफ से अगर कुछ जाता है तो एंट्री होगा। तो कितना रेमिटेंस है? 1,65,000, तो ये भी आना चाहिए, 1,65,000 का रेमिटेंस है। अच्छा, इधर देखते हैं डायरेक्ट परचेस किया है ब्रांच ने, तो डायरेक्ट परचेस किया है तो ये हम लोग का अमाउंट डायरेक्टली यहाँ पर नहीं आएगा। डेटर मेथड में क्या होता है, अगर हेड ऑफिस कुछ पे, हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन होगा तो ही आएगा। तो डायरेक्ट परचेस करने का मतलब है ब्रांच और नागपुर में जो सप्लायर है उनके बीच का ट्रांजैक्शन है, तो ये नहीं आएगा। 16,000 हम लोग का ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। कैश सेल है, क्रेडिट सेल है, ठीक है। तो कैश सेल और क्रेडिट सेल जो है ये हम लोग का ऐसे डायरेक्टली नहीं आएगा, कैश सेल क्रेडिट सेल बोल के, लेकिन सेल करके जो अर्न हुआ होगा वही तो रेमिटेंस किया होगा ब्रांच ने हेड ऑफिस को। समझो, रेमिटेंस क्या होता है, सेल करके जो जनरेट होता है, तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि रेमिटेंस कितना है। तो रेमिटेंस यहाँ पर दिखा रहा है 1,65,000 जो कि हेड ऑफिस ने रिसिप्ट किया है, और रेमिटेंस टू हेड ऑफिस नॉट रिसिप्ट बाई हेड ऑफिस सो फार। अच्छा, बोल रहा है कि रेमिटेंस 1,65,000 रिसिप्ट हो चुका है और 5,000 अभी भी रिसिप्ट नहीं हुआ है, मतलब इन ट्रांजिट में है। अब इन दोनों का टोटल करके देखो 1,70,000 होता है, ठीक है। मतलब ब्रांच ने हेड ऑफिस को टोटल 1,70,000 जो है रेमिट किया है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ इतना रिसिप्ट हुआ है, ये अभी इन द वे है, ठीक है। ट्रांसफर मतलब इन ट्रांजिट है, तो इसका क्या ट्रांजेक्शन करना चाहिए। तो इसके लिए देखो, हम लोग लास्ट जो मेथड किए थे वहां भी एक ऐसा आया था, गुड स्टील इन ट्रांजिट। तो वहां पर हम लोगों ने ये देखा था कि हेड ऑफिस ने स्टॉक भेज दिया था, ब्रांच ने लेकिन रिसीव नहीं किया। तो ब्रांच मना कर रहा है हम अपने अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, तो हेड ऑफिस बोल रहे ठीक है, हम ही उसका रिवर्स एंट्री कर देते हैं कि मैंने स्टॉक भेजा है, दिखा दिया है, लेकिन तुम मानना नहीं चाहते हो कि तुम्हारे पास स्टॉक क्योंकि नहीं पहुंचा है, तुम अपने अकाउंट में एंट्री नहीं करना चाहते हो, तो हम गुड्स इन ट्रांजिट बोल के दिखा देंगे। तो वैसे यहां पर भी वही होगा, हेड ऑफिस जो है ब्रांच अकाउंट में दिखाएगा कि ये इन ट्रांजिट बोल के है, ठीक है। तो इसका मतलब वो टोटल 1,70,000 का ही रेमिटेंस दिखाएगा, भले ही ये इन ट्रांजिट में। अभी हम लोग करेंगे ना तो और भी क्लियरली पता चल जाएगा। और यहाँ पर देखो 1,75,000 का टोटल यहाँ पर सेल हुआ है, तो फिर 1,70,000 ही क्यों ट्रांसफर किया है ब्रांच ने, जबकि उसको इंडिकेशन दिया गया था कि सारे ट्रांसफर कर देना है। तो हो सकता है कि क्रेडिट सेल से पूरा पैसा नहीं मिला होगा, ये भी तो हो सकता है। वो सब कैसे पता चलेगा, जो हम बोल रहे हो सकता है, वो सब अकाउंट बनाएंगे तो पता चलेगा, लाइक डेटर अकाउंट, ये सब, ठीक है। अच्छा, अब देखो बोल रहा है डायरेक्ट परचेस, फिर से दिया है डायरेक्ट परचेस 45,000, ये दो क्यों दिया है? ओ अच्छा, यहाँ पर ये डायरेक्ट परचेस जो है ना, ये देखो ये ओपनिंग बैलेंस का पार्ट है, ये वाला देखो, यहाँ पर क्वेश्चन को ऐसे स्प्लिट हो गया ना क्वेश्चन, ये देखो यहाँ ओपनिंग बैलेंस में था ना, ये देखो ओपनिंग बैलेंस में था इंप्रेस्ड कैश, सन्ड्री डेटर, स्टॉक जो है, स्टॉक का दो ओपनिंग बैलेंस है, एक 24,000, एक 16,000। 24,000 वाला वो स्टॉक है ओपनिंग स्टॉक जो हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा था, जिसमें से रह गया 24,000। ये कौन सा है? हेड ऑफिस ने जो स्टॉक ट्रांसफर किया है ब्रांच को, मतलब जो स्टॉक ट्रांसफर करता है ब्रांच को, उसमें से 24,000 बच गया, और ये ब्रांच जो अपना डायरेक्ट परचेस करता है उसमें से 16,000 बच गया। तो ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये ब्रांच अकाउंट में एज एन एसेट आएगा, ओपनिंग स्टॉक बोल के। लेकिन ये इस बार जो डायरेक्ट परचेस किया है 45,000 का, ठीक है, ये हम लोग का क्या होगा, ये हम लोग का ब्रांच अकाउंट में आएगा कि नहीं ये हम बताते हैं। ये ब्रांच अकाउंट में आएगा, क्यों आएगा वो भी बताते हैं। क्योंकि ये भले ही नागपुर ब्रांच और नागपुर के सप्लायर के अंदर ट्रांजैक्शन है, लेकिन क्वेश्चन में एक पॉइंट बोला था जो कि हम थोड़ा सा इग्नोर कर गए, ये वाला पॉइंट बताते हुए। देखो मैंने यहाँ तो बोला था, लेकिन उसका एप्लीकेशन भी तो करना पड़ेगा ना। डायरेक्ट परचेस करना है ब्रांच को, लेकिन उसका पेमेंट कौन करेगा? हेड ऑफिस। तो इसका मतलब परचेस भले ही ब्रांच कर रहा है, पेमेंट तो हेड ऑफिस को करना है। इसका मतलब डायरेक्ट परचेस अगर कर रहा है ब्रांच, तो एक्चुअली क्या हुआ, ब्रांच कर रहा है परचेस, ठीक है, लेकिन पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट करेगा हेड ऑफिस। तो बेसिकली क्या हो गया कि ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ही तो ट्रांजैक्शन हो गया। ब्रांच जब भी परचेस कर रहा है तो वो पेमेंट कौन कर रहा है? हेड ऑफिस कर रहा है। तो बेसिकली मानो कि हेड ऑफिस ही परचेस कर रहा है, ठीक है, स्टॉक सिर्फ फिजिकली उसके पास जा रहा है, ब्रांच के पास। तो इसीलिए ये डायरेक्ट परचेस आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि पेमेंट हेड ऑफिस कर रहा है। अगर ये पेमेंट ब्रांच खुद करता तो नहीं आता, अगर ये पेमेंट ब्रांच खुद करता तो नहीं आता, ठीक है, इस पॉइंट का याद रखो। फिर यहाँ पर बोल रहा है रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न कर दिया, तो कस्टमर और ब्रांच के बीच का ट्रांजेक्शन है तो नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पर
ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा। गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस ने फिर से स्टॉक भेजा है तो ये आएगा। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस, तो क्योंकि इम्प्रेस सिस्टम फॉलो होता है तो हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किया है 4000 पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए, तो ये हम लोग का क्लोजिंग पेटी कैश में आना चाहिए। ठीक है, अच्छा फिर यहाँ पर ये दूसरा क्वेश्चन आ जा रहा है, यहाँ देखते हैं इधर वाला। यहाँ पर बोला है ब्रांच एक्सपेंसेस पेड डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, ये भी आना चाहिए। ब्रांच का एक्सपेंसेस हेड ऑफिस डायरेक्टली पे कर रहा है, ये भी आना चाहिए। कहाँ पर? ब्रांच अकाउंट में। तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? क्लोजिंग बैलेंस बोला है, डायरेक्ट परचेस आ जाएगा। ठीक है, परचेस करने से स्टॉक बना है इसीलिए आएगा। ठीक है, परचेस है बोल के आ रहा है ऐसा बात नहीं है। परचेस करने, डायरेक्ट परचेस से जो स्टॉक क्रिएट हुआ है वो यहाँ पर दिखा रहा है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक। ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, तो हेड ऑफिस से जो ट्रांसफर हुआ है स्टॉक का वो इतना है, तो ये भी आएगा। ठीक है, ये दोनों ही स्टॉक का इंफॉर्मेशन है। ये जो हेड ऑफिस से आता है और ये जो नागपुर में खरीदा जाता है, दोनों ही आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक बोल के। डेटर क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है। इम्प्रेस्ड कैश क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, हमें कैलकुलेट करना है। पेटी कैश एक्सपेंसेस यहाँ पर बता दिया है कितना है। अब जो क्वेश्चन मार्क दिया है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब शायद तुम लोग को ये लॉजिक समझ में आए, मैंने बोला था कि अगर हमारे पास कुछ वैल्यू असर्टेन करना जरूरी होगा तो हमें ये अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। अब वैल्यू असर्टेन करना तो जरूरी है, क्यों? क्योंकि हम लोग को नहीं पता ना कि डेटर का क्लोजिंग बैलेंस कितना है, इम्प्रेस्ड कैश का, तो फिर हम लोग ब्रांच अकाउंट में कैसे लिखेंगे, इसीलिए। अच्छा, अब यहाँ पर हम बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो इलास्ट्रेशन 1A। इन द बुक्स ऑफ in the books of Buckingham Brothers, Bombay, नागपुर ब्रांच अकाउंट। तो दिमाग में ये रखना है, ब्रांच अकाउंट में सिर्फ वही सारे ट्रांजैक्शन आएगा जो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का होगा, और ओपनिंग एसेट लाइबिलिटी आ जाएगा। ये पूरा ही जगह ले लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस, तो यहाँ लिखते हैं टू ओपनिंग बैलेंस बीडी। ठीक है, ये एसेट के लिए, ये लाइबिलिटी के लिए। बाई ओपनिंग बैलेंस बीडी क्लोजिंग के लिए टू क्लोजिंग बैलेंस सीडी, और बाई क्लोजिंग बैलेंस सीडी। अब एक एक ट्रांजैक्शन लिखना स्टार्ट करते हैं। सन्ड्री इम्प्रेस्ड कैश एसेट है तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ लिखते हैं इम्प्रेस्ड कैश। अच्छा, इसके बाद है सन्ड्री डेटर 25,000। ओपनिंग है, एसेट है, तो इधर ही आएगा। इधर इसीलिए लिख रहे हैं क्योंकि डेटर एक एसेट आइटम है, तो एसेट का ओपनिंग वैल्यू। स्टॉक 24,000, यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 24,000, स्टॉक ऑफ डायरेक्ट परचेस, ये दोनों दिया हुआ था। ये सब एसेट है इसीलिए आ गया ओपनिंग एसेट 16,000। इसके बाद इधर देखते हैं बैड डेट, ये नहीं आएगा, इसके लिए हम लोग बना लेते हैं डेटर अकाउंट। ठीक है, डेटर अकाउंट में ये सब आ जाएगा, तो साथ ही साथ हम लोग मेमोरेंडम डेटर अकाउंट भी बना लेते हैं। मेमो डेटर और मेमो पेटी कैश,
ये दोनों मैंने बना ही लिया। क्यों? देखो, क्योंकि दोनों में क्वेश्चन मार्क था। अगर तुम लोग लास्ट में देखोगे तो दोनों में क्वेश्चन मार्क था। इसका मतलब हम लोग को ये फाइंड आउट करना ही पड़ेगा। तो अब बैड डेप्ट है, बैड डेप्ट कहाँ पर आएगा? डेटर अकाउंट में। तो बैड डेप्ट का एंट्री क्या होता है? बैड डेप्ट टू डेटर, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाई बैड डेप्ट 1000, तो 1000 लिख दिया। अच्छा, फिर बोल रहा है डिस्काउंट टू कस्टमर, तो बाई डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड टू डेटर होता है, तो बाई डिस्काउंट 2000। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर रेमिटेंस टू हेड ऑफिस, ये वाला देखो, हेड ऑफिस को रेमिट किया गया है कितना? रिसिप्ट में है 1,65,000 और रिसिप्ट में नहीं है 5,000। मतलब रेमिटेंस कर दिया है, दोनों ही 1,65,000 भी ट्रांसफर्ड है और 5,000 भी ट्रांसफर्ड है, बट रिसिप्ट नहीं है। ठीक है, तो अगर कुछ हेड ऑफिस को रिसिप्ट हो रहा है ब्रांच से, तो वो लिखेगा, कैसे लिखेगा? उसका एंट्री क्या होगा? देखो, मैंने तो लिखा था बाई रिसिप्ट बोल के, ये देखो, लेकिन उसका लैंग्वेज तो हमें कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा। बाई रिसिप्ट बोल के यहाँ पर लिखेंगे पैसा मिल रहा है, पैसा आ रहा है। ठीक है, तो कैश लिखेंगे। अगर हमारे पास कैश आ रहा है तो कैश या बैंक लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये ना कुछ है नहीं लाइबिलिटी, तो यहाँ पर मैंने यहाँ खाली रख दिया, तो बाई बैंक, और यहाँ हाइपेन देके लिख सकते हैं रेमिटेंस रिसिप्ट फ्रॉम ब्रांच, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच। अच्छा, तो कितना अमाउंट रिसीव हुआ होगा? देखो, एक चीज देखो, जो कैश सेल हुआ है वो तो 45,000 तो जरूर रिसीव हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कैश सेल में तो कैश मिला होगा। ठीक है, तो जो कैश मिला है वो तो रेमिट कर ही देगा ब्रांच, वो ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं कैश सेल्स 45,000, और क्रेडिट सेल जो हुआ है उसमें से कितना रेमिट कर पाएगा? जितना डेटर से रिसीव हुआ होगा। ठीक है, अब कैसे पता चलेगा डेटर से कितना रिसीव हुआ है? उसके लिए तो बनाना पड़ेगा, डेटर अकाउंट को कंप्लीट करना पड़ेगा, तब पता चलेगा। ठीक है, डेटर अकाउंट कंप्लीट कर लेते। क्रेडिट सेल बोला है 1,30,000, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं क्रेडिट सेल यानी कि डेटर टू सेल्स 1,30,000। अच्छा, क्या हम लोग के पास कोई ओपनिंग डेटर बैलेंस था? हाँ था ना, ये देखो, वो मैंने वहां भी लिखा था, यहाँ भी लिख देना चाहिए 25,000। ये देखो, टू बैलेंस बीडी 25,000। अच्छा, कुछ और इंफॉर्मेशन मिल जाता है तो हम लोग उस अकाउंट को आगे बना पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर बोला है स्टील इन ट्रांजिट, ये भी हमें दिखाना पड़ेगा, स्टील इन ट्रांजिट भी दिखाना पड़ेगा, लेकिन हम इसका प्रॉपर कैलकुलेशन करके दिखाना चाहते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर बोला है डायरेक्ट परचेज। ठीक है, ये परचेज किसने किया है? ब्रांच ने किया है, लेकिन पेमेंट कौन करता है? हेड ऑफिस करता है, तो वही हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजेक्शन हो गया। मिडिल मैन कौन बन गया? सप्लायर, तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिटर डायरेक्ट परचेज। देखो, जब भी ब्रांच परचेस करने जाएगा और उसका पेमेंट अगर हेड ऑफिस करेगा, तो सप्लायर को क्या बोलेगा? मुझे इतना स्टॉक दे दो और मेरे हेड ऑफिस से बात कर लो। हेड ऑफिस पेमेंट करेगा, तो फिर हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? कि ब्रांच टू क्रेडिटर। ठीक है, जैसे हम लोग क्रेडिटर का एंट्री क्या करते हैं? परचेस टू क्रेडिटर। अब हेड ऑफिस खुद से परचेस नहीं कर रहा है, भाया नागपुर ब्रांच से परचेस हो रहा है, तो नागपुर ब्रांच टू क्रेडिटर। और ये वाला ट्रांजैक्शन इसीलिए आ रहा है, भले ही ये ट्रांजैक्शन नागपुर ब्रांच और नागपुर में जो सप्लायर है उनके बीच में हो रहा है, लेकिन पेमेंट क्योंकि हेड ऑफिस कर रहा है, तो ट्रांजैक्शन बिटवीन वो क्या हो गया? सप्लायर एंड हेड ऑफिस। ठीक है, तो मतलब सप्लायर और ब्रांच ही हो गया ना, कि हेड ऑफिस एक्चुअली ये क्यों हो रहा है कि ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया है कि नागपुर ब्रांच को बोला गया है तुम नागपुर से खरीद लो, ये इसीलिए है क्योंकि ये बॉम्बे में है। अब क्या ये बॉम्बे से खरीद के हमेशा स्टॉक भेज पाएंगे? जितना भेज पाएंगे भेज देते हैं, और बाकी बोला है कि नागपुर से खरीद लो, जो भी पेमेंट होगा हम कर देंगे। तो बेसिकली खुद एक ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट को बचाने के लिए ना ये किया जा रहा है, लॉजिकली सोच के देखो। तो इसीलिए यहाँ पर ये अमाउंट आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये डायरेक्टली देखने में तो ऐसा लग रहा है कि ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन है। देखो ना, हेड ऑफिस भेज नहीं पा रहा है तो बोल रहा है नागपुर ब्रांच को, बोल रहा है तुम ले लो, लेकिन पैसा थोड़ी ना उसे देने के लिए बोल रहा है, वो खुद ही पे करेगा। इसीलिए ये क्या हो गया? ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ही ट्रांजैक्शन, तो 45,000 हमें यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद देखो रिटर्न फ्रॉम कस्टमर, तो कस्टमर ने रिटर्न किया है तो ये हमारा डेटर अकाउंट में जाएगा, क्योंकि कस्टमर तो ब्रांच का ही है, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई
रिटर्न, रिटर्न टू कस्टमर यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 3000। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है, गुड सेंड टू ब्रांच फ्रॉम हेड ऑफिस। ये तो आसान है समझना, ये तो ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ही ट्रांजैक्शन है। तो टू गुड सेंड टू ब्रांच, $60,000। अच्छा इसके बाद ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4000। अच्छा हेड ऑफिस ने ट्रांसफर किया है 4000 ताकि हेड ऑफिस ताकि ब्रांच अपना पेटी कैश एक्सपेंसेस पे कर पाए। तो हेड ऑफिस ने कैश ट्रांसफर किया है, तो हेड ऑफिस अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, उसके पास से कैश जा रहा है तो टू कैश करेगा, ठीक है। और कौन रिसीव कर रहा है, ब्रांच कर रहा है। तो ये क्या हो गया, सेंट के तरह ही हो गया ना। अगर कुछ सेंट कर रहा है जैसे कि स्टॉक भेज दिया, ठीक है, जैसे कि कैश भेज दिया, तो स्टॉक भेजने से हम लोग क्या लिखते हैं, टू गुड सेंड टू, यहाँ पर क्या लिखा था, टू गुड सेंड टू ब्रांच, तो वैसे ही हम लोग लिख सकते हैं टू कैश या बैंक लिख दो यहाँ पर। पेटी कैश एक्सपेंस ये लिखा हुआ है, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंस, तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉर पेटी कैश एक्सपेंस ट्रांसफर। तो कितना हो जाएगा 4000, ठीक है। पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम हेड ऑफिस, हेड ऑफिस से अमाउंट ट्रांसफर हो रहा है, जैसे हेड ऑफिस से सेल करने के लिए स्टॉक ट्रांसफर होता है। अच्छा फिर ये नीचे तो कुछ है नहीं, अब हमें यहाँ पर आ जाना चाहिए, जिसमें यहाँ से फिर से मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा। ब्रांच एक्सपेंसेस पेड डायरेक्टली बाय हेड ऑफिस, ब्रांच ने डायरेक्टली क्या किया है, हेड ऑफिस का ब्रांच एक्सपेंसेस जो है वो डायरेक्टली हेड ऑफिस से पे हुआ है। तो फिर से यहाँ पर हो जाएगा टू कैश या बैंक। पेटी सॉरी पेटी कैश तो नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड। तो ब्रांच हेड ऑफिस ने क्या किया, ब्रांच का एक्सपेंसेस डायरेक्टली पे किया है, ठीक है। जैसे डायरेक्टली क्रेडिटर बना लिया है परचेस, स्टॉक परचेस करने के लिए जैसे हेड ऑफिस ने ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दे रखा था, वैसे ही हेड ऑफिस ने ब्रांच का खर्चा डायरेक्टली पे कर दिया, दैट इज 30,000, यानी ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन, ठीक है। 30,000 यहाँ पर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आ गया, डायरेक्ट परचेस 10,000, तो यहाँ पर लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक फ्रॉम डायरेक्ट परचेज 10,000 लिख लिया। अच्छा फिर बोल रहा है डेटर, डेटर तो कैलकुलेट करना। अच्छा ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 15,000, स्टॉक ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस 15,000, और कैलकुलेट करके देना है डेटर और इम्प्रेस्ड कैश। डेटर वर्किंग नोट नंबर 1 से निकालेंगे और इम्प्रेस्ड कैश वर्किंग नोट नंबर 2 से निकालेंगे। अच्छा अब ये यहाँ पर वर्किंग नोट को कंप्लीट करने का कोशिश करते हैं। अच्छा ये हो गया। अब यहाँ पर डेटर से कितना पैसा कलेक्शन हुआ है उसके लिए एक नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 3। तो यहाँ पर होगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर। कैसे पता चलेगा हम अभी बताते हैं, देखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, ये दूसरा वर्किंग नोट क्यों बना रहे, क्या यहाँ नहीं निकलेगा, नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा पता है, यहाँ पर हम लोग के पास दो बैलेंसेस आ जा रहे हैं, मतलब ये देखो यहाँ 3 आइटम है, ठीक है। अच्छा और इधर हम लोग का 2 आइटम है। अगर हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी, तो हम लोग के पास क्लोजिंग बैलेंस गलत आ जाएगा। क्यों गलत आ जाएगा, क्योंकि देखो जितना क्रेडिट सेल किया था उतना लेकिन हमारा कलेक्शन नहीं है, वो मैंने पहले तुम लोग को यहाँ पर देख के बताया। देखो ब्रांच कितना ट्रांसफर किया है हेड ऑफिस को, ये दोनों मिला के 1,70,000 ट्रांसफर किया है। हाँ 5,000 अभी स्टिल इन ट्रांजिट है बट ट्रांसफर कर दिया, जबकि उसे करना कितना चाहिए था 1,75,000, क्योंकि 45,000 कैश सेल है, 1,30,000 क्रेडिट सेल किया था, तो उसके पास 1,75,000 होना चाहिए, बट उसने 1,70,000 ट्रांसफर किया, 5,000 कम किया। तो इसके ये पता चलता है कि डेटर ने 5,000 कम दिया होगा, क्योंकि 45,000 तो फुल्ली पेड ही होगा, तभी तो वो कैश सेल है। तो हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे कलेक्शन फ्रॉम डेटर कि एक्चुअली हमारा डेटर से कलेक्शन कितना है, क्या ओवरऑल क्रेडिट सेल कलेक्शन है, नहीं है। अगर होता तो ये डिफरेंस नहीं दिखता। तो यहाँ पर लिखेंगे
ये लिखते हैं, देखो टोटल रेमिटेंस माइनस कैश सेल। ठीक है, तो टोटल रेमिटेंस कितना किया गया है, 1,75,000 माइनस सॉरी प्लस 5,000, तो टोटल इन्होंने रेमिटेंस ये दोनों मिला के किया हुआ है 1,70,000, और इसमें से कैश सेल हुआ था 45,000। ठीक है, कैश सेल 45,000 हुआ था, तो कैश सेल तो फुल्ली रेमिट कर ही देगा ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो जितना डिफरेंसेस आ रहा है यहाँ पर, कितना डिफरेंस आ रहा है 1,25,000 का, तो इसका मतलब ये जो क्रेडिट सेल है ना 1,30,000, इसमें से 1,25,000 भी कलेक्शन हुआ है, 5,000 का कलेक्शन नहीं हुआ है, तभी 1,75,000 का सेल होने के बाद भी ये 1,70,000 ही ट्रांसफर कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बाई कलेक्शन फ्रॉम डेटर को क्या लिखेंगे, कैश टू डेटर। ठीक है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, बाई कैश, तो इसको हम लोग लिखेंगे वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ, वर्किंग नोट नंबर 3 से हमें लिखना पड़ेगा 1,25,000। तो क्लोजिंग बैलेंस निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर करके, 1,55,000। 1,55,000 से 1,25,000 लेस होने से हो जाएगा 30,000। अच्छा 30,000, और यहाँ पर 3, 2, 5 और 1, 6, 30,000 से 6,000 लेस होने से 24,000। ठीक है, तो क्लोजिंग डेटर पता चल गया 24,000, तो इसको हम लोग आराम से यहाँ लिख सकते हैं 24,000। और इम्प्रेस्ड कैश, इसका ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ था, टू बैलेंस बीडी कितना, 20,000। क्लोजिंग कुछ ना कुछ आएगा, हमें लिखने के लिए बोला गया है। लेकिन अगर इम्प्रेस्ड सिस्टम है तो ओपनिंग जितना है क्लोजिंग भी उतना ही होगा। अगर 2,000 स्टार्टिंग ऑफ द पीरियड में था तो क्लोजिंग में भी उतना ही होगा, क्योंकि इम्प्रेस्ड में इक्वल ही रहेगा, कुछ भी कम भी नहीं ज्यादा भी नहीं। ठीक है, तो क्लोजिंग में 2,000 ही होगा। अच्छा, अब इस पे एक एंट्री हम लोग कर सकते हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस। यहाँ पर देखो बोला है कि यहाँ एक ट्रांसफर के बारे में भी बोला था, एक सेकेंड, ये देखो, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस। पेटी कैश एक्सपेंसेस के लिए हेड ऑफिस ने 4,000 ट्रांसफर किया हुआ है, तो उसको हमें लिखना पड़ेगा, टू ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, कितना हो जाएगा 4,000। तो 4,000 और 2,000 कितना हो गया 6,000। ठीक है, और यहाँ पर टोटल में आ जाएगा 6,000, तो ये बैलेंस करके कितना आ जाएगा 4,000। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे बाई एक्सपेंस। समझाते हैं बाई एक्सपेंस क्यों लिखा है मैंने, मेड बाई ब्रांच, ब्रांच ने ये एक्सपेंस पे किया होगा। ये देखो हम दिखाते हैं, पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000 यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है, तो ये क्या है, ये क्लोजिंग का डेटा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, इसके बाद ये लास्ट में एक ट्रांजैक्शन दे रखा है, पेटी कैश एक्सपेंसेस हुआ है 4,000। ये देखो, पेटी कैश एक्सपेंस 4,000 हुआ था, वही 4,000 ब्रांच को हेड ऑफिस ने रिम्बर्स किया है 4,000 किलो, तुम्हारा पेटी कैश एक्सपेंसेस का हम पेमेंट कर रहे हैं। ये देखो, ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस फॉर पेटी कैश एक्सपेंसेस 4,000, पेटी कैश एक्सपेंसेस हुआ कितना है 4,000। ठीक है, और इम्प्रेस्ड कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना था 2,000, मतलब इनको 2,000 जो है ओपनिंग में दिया जाता है, लेकिन इनका एक्सपेंसेस हुआ था 4,000, इसीलिए हेड ऑफिस ने 4,000 इनको भेज दिया, तो वो अमाउंट टोटल पे हो गया। और उसके बाद रूल्स के हिसाब से जो 2,000 मेंटेन किया जाता है बैलेंस, वही 2,000 इनको रिम्बर्स कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर 4,000 मत लिख दो गलती से, यहाँ सिचुएशन क्या हुआ, नॉर्मली हेड ऑफिस से पेटी कैश के लिए 2,000 आता है, लेकिन बाई चांस इस बार पेटी एक्सपेंसेस 4,000 हुआ, तो हेड ऑफिस ने वो रिम्बर्स भी कर दिया, और उसके बाद भी जो 2,000 दिया जाता है रूल्स के हिसाब से वो भी इनको दिया जाएगा, तभी तो क्लोजिंग 2,000 दिखेगा। तो अगर ये अकाउंट ओपन नहीं भी करते, जो मैंने लॉजिक बताया था उससे भी हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्लोजिंग बैलेंस हम लोग का 2,000 ही आएगा, तभी तो वो इम्प्रेस्ड सिस्टम होगा। और यहाँ पर कलेक्शन लिखते हैं, कैश सेल पूरा कलेक्शन हो जाएगा, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर ये रिम्बर्स हुआ होगा ब्रांच की तरफ से हेड ऑफिस को। कितना है कलेक्शन फ्रॉम डेटर, 1,25,000। ये कहां से आया, वर्किंग नोट नंबर 3 से। ठीक है, अच्छा अब इसमें ये लिख दो, इंक्लूडिंग कैश इन ट्रांजिट, क्योंकि इसमें से ना ट्रांजिट में है 5,000।
ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1,70,000। ये देखो, ये जो 1,70,000 ट्रांसफर किया गया है उसको मैंने लिखा है। 1,70,000 में कौन कौन सा अमाउंट ब्रांच हेड ऑफिस को दे सकता है, ये वाला, और इसमें से जितना उसके पास कलेक्शन हुआ था 1,25,000। अगर पूरा कलेक्शन होता तो 1,75,000 ही ना दे देता। तो इसका मतलब ये 1,70,000 दिया, उसमें से भी ये ट्रांजिट में है, इसको हम लोगों ने अलग से मेंशन करके दिखाया है। ठीक है, 5,000 ट्रांजिट में, क्योंकि हमें तो नहीं पता ना कि इसमें से 5,000 ट्रांजिट में है कि इसमें से है, टोटल में से है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, इन ट्रांजिट बोल के दिखा दिए, लिख दिए, इंफॉर्मेशन मिल गया कि हाँ इसमें से इतना अमाउंट ट्रांजिट में है। अब हमें चेक करना पड़ेगा प्रॉफिट लॉस। तो यहाँ पर 1,70,000 और ये हो गया 10,000 और 15,000, 10 और 15 25, 25 और ये हो गया 26। तो 1,01,000 मतलब 2,21,000 हो रहा है शायद। अच्छा, एक बार हम टोटल कर दें, 10 10 20 20 40 40 और यहाँ पर हो गया 46, 46 प्लस 5 51 प्लस 170, 2,21,000, 2,21,000, 2,21,000 और माइनस 30,000 और 40, यहाँ पर 60, 1,00,000, 1,09,000, 1,09,000 माइनस 16 और 24, 40,000। एक सेकेंड, 26 प्लस 24, ये पता नहीं माइनस क्यों दिख रहा है, 26 और 24, 50, 50 और 16, 45, 64, 30, 2,05,000 माइनस 221, 16,000 हो जा रहा है। क्लोजिंग लाइबिलिटी तो कुछ है नहीं, तो टू नेट प्रॉफिट, कुछ गलत हुआ होगा, 15,000 आंसर है। ठीक है, फिर से एक बार देखते हैं, 2 प्लस 25 प्लस 24 प्लस 16 प्लस 45 प्लस 64 प्लस 30 माइनस 221, हाँ 15,000। 15,000 हम लोग का क्या आ गया, नेट प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ के करना पड़ेगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन आएगा नहीं आएगा। और सिंपल तरीका ये बस दिमाग में रखना है कि डेटर से रिलेटेड, सॉरी, ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का ट्रांजैक्शन होगा तो आएगा, अगर ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच का कोई भी पेमेंट कर रहा है तो आएगा। ठीक है, चाहे वो क्रेडिट, मतलब पेमेंट अगर हेड ऑफिस की तरफ से डायरेक्टली हो रहा है तो आएगा। ठीक है, और अगर ब्रांच डायरेक्टली कुछ पे कर रहा है तो वो नहीं आएगा। ठीक है, और बाकी एसेट लाइबिलिटी होगा, वो सारी चीजों का बैलेंसेस ओपनिंग क्लोजिंग आना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद इलास्ट्रेशन 2 करेंगे। देखो, ये वाला हम लोग कर चुके हैं, ब्रांच, ये ट्रेडिंग पीएल है, जब ट्रेडिंग पीएल सीखेंगे तब करेंगे, वो हम लोग नेक्स्ट दिन सीखेंगे। ये वाला कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 2, द बॉम्बे ट्रेडर्स इनवॉइस्ड गुड्स टू इट्स दिल्ली ब्रांच एट कॉस्ट। तो बॉम्बे ट्रेडर्स जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अपने दिल्ली ब्रांच को स्टॉक कॉस्ट में भेजता है। हेड ऑफिस पेड ऑल द ब्रांच एक्सपेंसेस फ्रॉम इट्स बैंक अकाउंट एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस विच वेर मेड बाय द ब्रांच। तो ब्रांच अपने से सिर्फ पेटी कैश पे करता है, बाकी जो भी खर्चा होगा, जो भी खर्चा होगा सारे हेड ऑफिस पे करता है। ऑल द कैश कलेक्टेड बाय द ब्रांच वाज बैंक्ड ऑन द सेम डे। तो बोल रहा है कि ब्रांच में जो भी कलेक्शन वगैरह होता है सेम डे ही हेड ऑफिस को दे देना है। कैसे करके, बैंक के थ्रू से। ठीक है, बैंक में पेमेंट कर देना है जो भी कलेक्शन होगा, टू द क्रेडिट ऑफ द हेड ऑफिस, मतलब हेड ऑफिस को वो मिल जाना चाहिए। द फॉलोइंग इज द समरी ऑफ द ट्रांजैक्शन एंटर्ड इनटू द ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2001। अब ये क्वेश्चन ना हम लोगों ने किया था, कौन से मेथड से किया था, ये वाले मेथड से, ब्रांच स्टॉक एंड ब्रांच प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ब्रांच डेटर, ये सब अकाउंट हम लोगों ने बनाया था। अभी हम लोग ये वाला मेथड करेंगे, और जब ट्रेडिंग मेथड सीख लेंगे तो वो करेंगे। क्वेश्चन वही वाला है, अगर तुम लोग को याद आता है तो सेम क्वेश्चन है, हमें सिर्फ यहाँ पर ब्रांच अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीड करते हुए लिख लेंगे हम लोग। यहाँ पर स्ट्रक्चर बना लेते हैं, इलास्ट्रेशन 2, दिल्ली ब्रांच
अकाउंट। टू बैलेंस बीडी। देखते हैं ओपनिंग में क्या क्या मिलता है। ये देखो स्टॉक, डेटर, पेटी कैश लिख लेते हैं। स्टॉक 7000, डेटर 12,600, पेटी कैश 200। ये सब गिवन था, ओपनिंग एसेट लिख लिया। उसके बाद गुड सेंट फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये लिखना पड़ेगा टू गुड सेंट टू ब्रांच बोल के 26,000। टू गुड्स सेंट टू ब्रांच, ब्रांच को गुड्स भेजा गया है कितने का? 26,000 का। अच्छा, इसके बाद गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, हेड ऑफिस को गुड्स रिटर्न किया है, किसने किया है? ब्रांच ने किया है। तो ये था सेंट और ये रिसिप्ट होगा, तो रिसिप्ट इधर लिखेंगे। लाइबिलिटी कुछ होगा तो इसके लिए थोड़ा सा ऊपर जगह रख देते हैं हम, यहाँ पर बाई, यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस बीडी। अगर कुछ होगा तो, मुझे पता नहीं है कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई गुड्स सेंट टू ब्रांच। सेम लैंग्वेज ही मैंने यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हाइफन देके रिटर्न लिख देंगे, ठीक है। कैंसिल करने के लिए मैंने सेम लैंग्वेज ही यूज किया है, लेकिन ये सेंट है, ये रिटर्न है। रिटर्न हुआ है कितना? 1000। तो ये लिख दिया, क्योंकि ये सभी हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन चल रहा है। फिर उसके बाद बोल रहा है कि गुड्स कैश सेल क्रेडिट सेल। अच्छा, कैश सेल क्रेडिट सेल से रेमिटेंस होगा हेड ऑफिस को, तो यहाँ पर लिखेंगे बाई बैंक रेमिटेंस। अब चेक करना पड़ेगा कितना रेमिटेंस होगा। तो देखो कैश सेल तो पूरा रेमिट होगा ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन में स्पेसिफाई करके बता दिया है कि जो भी रोज का कलेक्शन होता है दे देना है हेड ऑफिस को। और क्रेडिट सेल पूरा मिलेगा कि नहीं, वो तो हम लोग जब तक क्वेश्चन को डेटर अकाउंट नहीं बनाते नहीं पता चलेगा, या फिर कुछ इंफॉर्मेशन नहीं रहेगा। हम लोग लिखते हैं क्रेडिट सेल का कौन सा पोर्शन वो दे सकता है? कलेक्शन फ्रॉम डेटर जो हो चुका है। अगर पूरा हो चुका है तो पूरा ही दे देगा, अभी कंफर्म नहीं है, पता चलेगा तो हम लोग फिर कंफर्म हो जाएगा तो यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अभी तक क्वेश्चन में कंफर्म नहीं हुआ है कि ये पूरा कलेक्शन है कि नहीं, मैंने इधर का भी रीड नहीं किया है ना। डिस्काउंट अलाउंस टू कस्टमर, डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर को डिस्काउंट और अलाउंस दिया गया है, तो ये ब्रांच ने अपने कस्टमर के लिए किया है, तो ये हम लोगों का डेटर अकाउंट में जाना चाहिए, जो रफ डेटर अकाउंट बनेगा वहां पर जाना चाहिए। तो वर्किंग नोट नंबर 1, मेमो डेटर अकाउंट, मेमो डेटर अकाउंट टू बैलेंस बीडी। ओपनिंग लिखना पड़ेगा। क्या ओपनिंग डेटर था? हाँ था ना, तभी तो यहाँ लिखा है 12,600, 12,600। अभी यहाँ पर लिखेंगे अलाउंस। अलाउंस देने से क्या होता है? डेटर कम होता है। अलाउंस देना मतलब क्या? छूट देना, ठीक है। वही डिस्काउंट की तरह ही है, नाम है अलाउंस। और एक डिस्काउंट भी बोला था, तो ये डिस्काउंट भी लिख दिया मैंने साथ ही साथ। अच्छा, अलाउंस देखते हैं कितना है। अलाउंस है हम लोग का 200, डिस्काउंट है 1400, ठीक है। फिर बोला है बैड डेप्ट। बैड डेप्ट भी किसका होगा? बैड डेप्ट भी डेटर और उसके मतलब ब्रांच के डेटर और ब्रांच के बीच में होगा, तो बाई बैड डेप्ट 600। इसके बाद गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कस्टमर ने रिटर्न किया है तो यहाँ पर आएगा। अगर ब्रांच और हेड ऑफिस के बीच का रिटर्न होता है तो ब्रांच अकाउंट में आएगा, जो कि मैंने ऑलरेडी लिख दिया था। तो रिटर्न बाय कस्टमर बोल ही दिया है डायरेक्टली, तो ये हो गया 500। अच्छा, फिर यहाँ पर सैलरी एंड वेजेस, तो ये किसका है खर्चा? सैलरी वेजेस, ये सब क्वेश्चन में बोला था कि ब्रांच का जितना भी खर्चा होता है सब हेड ऑफिस पे करता है एक्सेप्ट पेटी कैश एक्सपेंसेस। तो ये किसने पे किया होगा? हेड ऑफिस। रेंट रेट्स किसने पे किया होगा? हेड ऑफिस ने। सन्ड्री एक्सपेंसेस किसने पे किया होगा? हेड ऑफिस ने। कैश रिसिप्ट फ्रॉम सन्ड्री डेटर, ये हो गया कलेक्शन फ्रॉम डेटर 28,500, तो ये वाला हम लोग डेटर अकाउंट में लिख सकते हैं बाई कैश। 28,500 ये दे दिया था कैलकुलेट करके, कैश कलेक्शन फ्रॉम डेटर, तो हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं 28,500।
28,500, 28,500 का कलेक्शन हुआ है। क्रेडिट सेल हुआ था कितने का? 28,400 का। कलेक्शन कितने का हो गया? 28,500 का। कैसे पॉसिबल है? शायद प्रीवियसली कुछ बाकी रहा होगा, तभी इतना अमाउंट कलेक्शन हुआ है। तो जितना भी वह रिमिट हो गया होगा, तो हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, अब ये जो बीच में एक्सपेंसेस का पॉइंट आया था, ये सारे एक्सपेंसेस कौन पे करेगा? हेड ऑफिस पे करेगा, क्योंकि क्वेश्चन में मैं बताया था कि पेटी कैश के अलावा सारे एक्सपेंसेस जो है हेड ऑफिस पे करता है। तो ये हेड ऑफिस और उसके ब्रांच के बीच का ट्रांजैक्शन हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे सैलरीज। देखो, ट्रांजैक्शन कैसे समझोगे कि हेड ऑफिस और ब्रांच के बीच का होगा? तुम लोग सोच रहे हो कि पेमेंट तो ब्रांच कर रहा है, तो फिर ब्रांच जिसको सैलरी देना है उसको दे रहा है, तो ट्रांजैक्शन उनके बीच का कैसे हो रहा है? यहाँ पर अकाउंट्स में ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? जिसका कुछ रिसिप्ट या गेन होगा। जैसे जब भी सैलरी का जो है डेटा ब्रांच हेड ऑफिस को देगा, तो हेड ऑफिस के पास से कैश का आउटफ्लो होगा ना, और पेमेंट कौन करेगा? ब्रांच के थ्रू से उस पर्सन को मिल रहा है। लेकिन एक्चुअली अगर देखो तो वो तो भाया ब्रांच हो रहा है, लेकिन पेमेंट किसके पास से जा रहा है? कैश आउटफ्लो तो हेड ऑफिस का हो रहा है। तो यहाँ पर ये आना चाहिए, इसीलिए 6,200। फिर यहाँ पर लिखेंगे रेंट एंड रेट्स। लेकिन ये अगर डायरेक्ट ब्रांच पे करता तो ये सब यहाँ पर नहीं आता, 1,200। अच्छा, उसके बाद सन्ड्री एक्सपेंस 800। सन्ड्री एक्सपेंस 800। कैश रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर लिख दिया। अच्छा, उसके बाद स्टॉक डेटर पेटी कैश क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो यहाँ पर लिख देते हैं बाय क्लोजिंग बैलेंस स्टॉक डेटर पेटी कैश। 65009800। और पेटी कैश था कितना? 100। अब हमें देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। क्या यहाँ पर हमें ये अकाउंट का जरूरत नहीं था? नहीं, जरूरत नहीं था, ऐसे ही बन गया। लेकिन क्योंकि मैंने ये बना दिया है, तो हम इसको दिखा देते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डेटर, जो कि गिवन है 9,800, एज वेल एज क्रेडिट सेल भी गिवन है, जो कि है 28,400 टू सेल्स 28,400। तो फिर दोनों साइड टैली हो जाना चाहिए। अगर सारे डेटा अवेलेबल है तो बैलेंस तो कुछ आएगा नहीं। हाँ, टैली तो होना चाहिए। देखते हैं 41,000। और इधर देखो, ये हो गया 200 और 1,400, 1,600, 1,600 प्लस ये 500 और 600, 1,100 प्लस 28,500 प्लस 9,800, 41,000 हो गया। इसको ओपन करने का जरूरत नहीं था, क्योंकि हमारे पास इस बार सारे इंफॉर्मेशन गिवन थे। और नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नेट प्रॉफिट कितना आएगा। $17,500 प्लस 28,500, तो ये हो गया 46,000। 46,000 और 1,000 47, 47,000 और 6,500 9,800 प्लस 100 63,400, 63,400। और यहाँ पर माइनस करने से 7,000 प्लस 12,600 माइनस 200 माइनस 26,000 6,200 और ये 2,000, ये दोनों को मिला के तो 9,400 ये हम लोग का नेट प्रॉफिट आ गया, 63,400। ठीक है। तो अब देखो, थोड़ा थोड़ा आसान लगने लगेगा। सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ही हम लोग कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो। ठीक है। तो ये हम लोग का इलास्ट्रेशन 2 भी हो गया। अच्छा, अब इसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन है, वो भी कर सकते हैं, इलास्ट्रेशन 3A।
बस वही लास्ट करेंगे। इलास्ट्रेशन 3A, ये देखो यहाँ पर बोला है हैरिसन ऑफ चेन्नई हैज अ ब्रांच एट न्यू दिल्ली टू विच गुड्स आर सेंट एट द रेट ऑफ 20% अबव कॉस्ट। तो ये 20% अबव कॉस्ट जो है स्टॉक को भेजता है। द ब्रांच मेक्स बोथ कैश एंड क्रेडिट सेल, ब्रांच कैश क्रेडिट दोनों तरीके का सेल करता है। ब्रांच एक्सपेंसेस आर मेड पार्टली फ्रॉम हेड ऑफिस एंड पार्टली बाय द ब्रांच। ये पॉइंट टू बी नोटेड है, ब्रांच का एक्सपेंसेस पूरा ब्रांच पे भी नहीं करता है और हेड ऑफिस भी पूरा नहीं पे करता है, थोड़ा ब्रांच थोड़ा हेड ऑफिस। एंड द स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द ब्रांच एवरी मंथ इज सेंड टू द हेड ऑफिस फॉर रिकॉर्डिंग। ब्रांच को हर मंथ में क्या करना है, एक्सपेंसेस का जो स्टेटमेंट है उसका रिकॉर्डिंग हेड ऑफिस को सेंड करना है। ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने किया हुआ है पहले, शायद दूसरे मेथड से, तो जो भी हो। तो यहाँ पर बोल रहा है, देखो फिर क्या बोला है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू ब्रांच एट कॉस्ट, यहाँ पर बता दिया है कितना गुड्स भेजा गया है। गुड्स रिसीव्ड स्टील एट इनवॉइस प्राइस बोला है 2,20,000। क्रेडिट सेल्स बोल रहा है इनवॉइस प्राइस में कैश सेल, क्योंकि ये इनवॉइस का क्वेश्चन है, ठीक है। इनवॉइस का मतलब है कि जब हेड ऑफिस जो है प्रॉफिट लगा के ब्रांच को स्टॉक भेजता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये कॉस्ट बता रहा है, लेकिन अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा, ये क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है हम लोगों ने। ब्रांच का पहला क्वेश्चन यही वाला किया था, दूसरे मेथड से किया था। तो यहाँ पर बोला है देखो कि 20% अबव कॉस्ट में ट्रांसफर किया जाता है, तो इसका एक्चुअली जो ट्रांसफर प्राइस है वो 2 लाख प्लस 20% होगा, है ना। 2 लाख तो है ही प्लस 20%, यानी 2,40,000 रुपीज में हेड ऑफिस ने ब्रांच को ये स्टॉक सेंड किया गया है, ठीक है। अब गुड्स रिसीव्ड हुआ है वो इनवॉइस प्राइस पे दिख रहा है 2,20,000, यानी इन ट्रांसिट में है 20,000। अगर तुम लोग को याद आ रहा है, सेम यही क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं लेकिन दूसरे मेथड से। फिर क्रेडिट सेल बोला है इनवॉइस प्राइस में दिख रहा है, कैश सेल बोला है इनवॉइस प्राइस में दिख रहा है, सेल्स इनवॉइस प्राइस में ही दिखेगा। अब ये इनवॉइस प्राइस जो है वो कौन सा होगा, वही प्राइस होगा जो इंस्ट्रक्शन दिया गया होगा हेड ऑफिस की तरफ से ब्रांच को कि बेचो। अगर ब्रांच चाहे तो उससे ज्यादा में भी बेच सकता है, ठीक है। कैश रेमिटेड टू हेड ऑफिस बता दिया है। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस, बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ, ये ब्रांच अकाउंट में नहीं आएगा, बाकी सब ब्रांच अकाउंट में आएगा। बैलेंस बताया है, देखो क्लोजिंग स्टॉक ये सब बता रखा है, देखते हैं क्या क्या बताया है। क्लोजिंग स्टॉक बताया है यहाँ पर, ये देखो स्टॉक का ओपनिंग क्लोजिंग, इनवॉइस और कॉस्ट प्राइस में डेटर का ओपनिंग क्लोजिंग, कैश इन हैंड का ओपनिंग क्लोजिंग। सो नेसेसरी लेजर अकाउंट्स, हमें बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट्स बनाओ इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस एंड डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ब्रांच। तो इसको हम लोगों ने ना वो जो स्टॉक एंड डेटर मेथड है उससे किया था, अब इसको हम लोग ब्रांच अकाउंट यानी कि डेटर मेथड से भी करके देख लेते हैं। देखो तो यहाँ क्वेश्चन पढ़ के ना समझ में नहीं आ रहा है कौन से मेथड में, और वैसे समझ में आ रहा है, बोला है नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाओ। नेसेसरी लेजर अकाउंट बनाने का मतलब होता है कि हमें मोर देन वन लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। तो फिर ये डेटर मेथड से है नहीं वैसे क्वेश्चन, लेकिन अगर डेटर मेथड से भी बनाओगे तो बन जाएगा। अगर ये एग्जाम में आए और ये लैंग्वेज दिया हुआ है तो ये स्टॉक एंड डेटर का भी, डेटर का ही है, लेकिन डेटर मेथड से भी बन जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन कोई भी मेथड से बनेगा, लेकिन हमें जिस मेथड से बनाने के लिए बोलेगा हम लोग एग्जाम में उसी को फॉलो करेंगे और आंसर सारे मेथड से सेम आएगा। तो हम जस्ट ये एक बार दिखा देते हैं। देखो यहाँ पर ब्रांच अकाउंट थोड़ा सा फास्ट कर रहे हैं, ठीक है। ब्रांच अकाउंट यहाँ दिखा देते हैं क्योंकि ऑलरेडी तुम लोग का ये मेथड किया हुआ है ना, तो हम चाहते हैं कि तुम लोग टैली करके देखना कि सेम तरीके से ही सेम आंसर ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ओपनिंग एसेट का डिटेल्स। तो ओपनिंग एसेट में देखो क्या क्या है, स्टॉक है, डेटर है, कैश इन हैंड है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं स्टॉक, डेटर, कैश इन हैंड। अच्छा, तो देखो स्टॉक कितना है 25,000, लेकिन वो कॉस्ट पे है, तो हम लोग ये कॉस्ट में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि ब्रांच का कॉस्ट क्या है, ब्रांच का कॉस्ट तो 25 नहीं है, वो हेड ऑफिस का कॉस्ट है। हेड ऑफिस 25 में परचेस किया है, लेकिन सेल कर रहा है ब्रांच को 20% प्रॉफिट लगा के। तो ब्रांच के पास उसके स्टॉक का कॉस्ट इस पे 20% लगाने से जितना होगा उतने पे होगा। तो 20% लगाने से 5,000 होता है, यानी कि 30,000 हो जाएगा। और डेटर का जो दिया हुआ है वही लिखेंगे, डेटर में थोड़ी ना कुछ चेंज करना होता है। 32,750, ये तो अपने सेल वैल्यू पे दिखता है, और कैश इन हैंड जैसा है वैसा ही रहेगा। अच्छा, यहाँ पर हमें ये स्टॉक रिजर्व को कैंसिल करना है, तो लिखेंगे बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व,
ठीक है, जब भी हम लोग का प्रॉफिट होता है तो हम लोग जो है ऑपोजिट साइड में उसे एलिमिनेट करते हैं। जहां पर हम लोग स्टॉक डेटर मेथड में एक अलग अकाउंट ही बनाते हैं, स्टॉक एडजस्टमेंट, यहाँ अलग अकाउंट बनाने का जरूरत नहीं, यहीं पर होगा। तो ओपनिंग स्टॉक का इधर हो जाएगा 5000, ये देखो 25,000 का 20% 5000। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर लिखेंगे गुड्स जो है सेंड किया गया है 2 लाख, लेकिन 2 लाख नहीं लिख सकते, वो कॉस्ट है। हमें क्या लिखना है, जो इनवॉइस प्राइस है, क्योंकि इनवॉइस में सेंड होता है। टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, कितना लिखना पड़ेगा, 2 लाख प्लस 2 लाख पे 20%, 20%, तो 2 लाख पे 20% कितना हो जाएगा, 40,000, यानी 2,40,000। अच्छा, इसके बाद क्रेडिट सेल और कैश सेल, इससे रेमिटेंस मिलेगा, तो यहां पर लिखते हैं बाई बैंक रेमिटेंस। कितना रेमिटेंस मिल रहा है, 2 लाख। ये देखो, इसको कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, कैश क्रेडिट सेल हमें बोला है, नॉर्मली हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जब क्वेश्चन हमें डायरेक्टली दे ही दिया है कि रेमिटेंस कितना है, तो कैलकुलेट करने का क्या जरूरत है, डायरेक्टली लिख लो 2,22,500। जब इंफॉर्मेशन गिवन है तो हमें कैलकुलेट करने का जरूरत नहीं है, यही वाला लिखेंगे, रेमिटेंस फ्रॉम ब्रांच टू हेड ऑफिस। अच्छा, इसके बाद ये पॉइंट का और कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों सेल से तो हम लोग रेमिटेंस ही फाइंड आउट करते हैं। जब रेमिटेंस हमें डायरेक्टली दे रखा है तो ये तीनों पॉइंट ही कवर हो गया। एक्सपेंसेस पेड बाय हेड ऑफिस 12,000, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा 12,000 टू बैंक एक्सपेंस 12,000। अच्छा, इसके बाद बैड डेप्ट रिटर्न ऑफ, तो ये तो हम लोग का जो है डेटर अकाउंट में जाना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद बैलेंसेस दिया हुआ है क्लोजिंग, तो स्टॉक डेटर कैश इन हैंड, तो ये लिख लेते हैं बाई बैलेंस सीडी, स्टॉक डेटर कैश इन हैंड। डेटर कैश इन हैंड है 2,500, स्टॉक ये है 26,000, डेटर है 26,000। अच्छा, स्टॉक है 28,000, हम लोग 28,000 यहाँ लिख सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बताते हैं क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। ये देखो, अगर तुम लोग को याद है, मैंने अभी अभी बोला कि 2 लाख जो है वो कॉस्ट था, 2,40,000 इनवॉइस प्राइस पे स्टॉक सेंड हुआ है, उसमें से 2,20,000 ही जो है रिसीव हुआ है। इसका मतलब 40,000 जो है, सॉरी 20,000 जो है वो ये देखो 4,20,000 हो रहा है, सॉरी, ये 2,40,000 में से 2 लाख रिसीव हुआ है, यानी 40,000 अभी भी क्या है, इन ट्रांजिट है। तो वो इन ट्रांजिट जो है वो हम लोग कैसे इसको एलिमिनेट करेंगे, तो देखो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे, इन ट्रांजिट जो है वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मतलब इसका हम एक वर्किंग नोट बनाते हैं तो समझ में आएगा। यहाँ पर लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टॉक बोल के, कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच के पास कितना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जितना स्टॉक पहले से था, स्टॉक एट ब्रांच, ठीक है, प्लस स्टॉक इन ट्रांजिट। मतलब हम समझाते हैं, ब्रांच के पास जितना स्टॉक पड़ा हुआ है वो तो उसका क्लोजिंग स्टॉक होगा ही, जो हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, दैट इज 28,000, ठीक है। और इन ट्रांजिट में जो स्टॉक है वो हम लोग उसके क्लोजिंग स्टॉक में दिखाएंगे, क्योंकि अकाउंट तो हेड ऑफिस मेंटेन कर रहा है। तो इन ट्रांजिट में कितना स्टॉक है, 2,40,000 का स्टॉक दिया गया था, जबकि ब्रांच ने रिसीव किया है सिर्फ और सिर्फ 2,20,000 का स्टॉक। कहां से मिला इंफॉर्मेशन, ये देखो 2,20,000, ठीक है। और 2,40,000 कैसे आया, ये कॉस्ट में था, इसको मैंने इनवॉइस में ट्रांसफर किया, यानी ब्रांच के पास क्लोजिंग में 28 था, और 20,000 का स्टॉक जो उसके पास पहुंचा ही नहीं अभी तक, लेकिन है तो इन ट्रांजिट में, आज नहीं तो कल उसी के गोडाउन में जाके पहुंचने वाला है, तो क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा 48,000। 48,000 यहाँ पर लिख लो, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब यहाँ हमें
एलिमिनेट भी करना पड़ेगा। क्या चीज एलिमिनेट करना पड़ेगा? जैसे हम लोगों ने उस मेथड में सीखा था कि 2,40,000 में से 2,20,000 रिसीव हुआ है, तो 40,000 जो है इन ट्रांजिट में है। तो यहाँ पर सेंड कितना दिखाया गया? यहाँ दिख रहा है सेंड दिखाया गया है 2,40,000, लेकिन एक्चुअली रिसीव 2,40,000 नहीं हुआ है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाई गुड्स ओ सॉरी सॉरी, मैंने थोड़ा सा गलत बता दिया। यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा जो रिजर्व है ना, वो जैसे ओपनिंग स्टॉक रिजर्व लिखा है वैसे हम लोग लिखेंगे रिजर्व। ठीक है, किसका रिजर्व लिखेंगे? ये वाला, ये जो इसमें रिजर्व ऐड हुआ है ना 40,000, वो लिखना पड़ेगा। मैंने वो थोड़ा सा गलत बता दिया, ये लिखना पड़ेगा 40,000। जहां भी स्टॉक रिजर्व होगा वो हमें लिखना पड़ेगा। तो ये ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व लिख दिया, ये गुड्स सेंड का स्टॉक रिजर्व ऑपोजिट हैंड में लिख दिया। अब ये क्लोजिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं टू स्टॉक रिजर्व। कितना लिखेंगे? 48,000। इसमें कितना स्टॉक रिजर्व है? पूरे स्टॉक का वैल्यू 120 के बराबर है, तो 20 करके देख लो कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन देखोगे तो पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन में किया हुआ है, इसीलिए हम थोड़ा सा फास्ट करवा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सारा चीज लिख लिया। यहाँ क्वेश्चन एज इट इज था। समझने वाला चीज क्या था कि जो जो स्टॉक रिजर्व है उसको ऑपोजिट हैंड में एलिमिनेट करो। ओपनिंग स्टॉक में था, एलिमिनेट कर दिया। क्लोजिंग स्टॉक में था, एलिमिनेट कर दिया। गुड सेंट में एलिमिनेट कर दिया। और क्या करना पड़ेगा? सिर्फ जो हम लोग का यहाँ पर एक एक्स्ट्रा पॉइंट जो हम लोगों ने देखा कि ये क्लोजिंग स्टॉक को हम लोगों ने कैसे कैलकुलेट किया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक में हमारा स्टॉक इन ट्रांजिट नहीं दिख रहा है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन अगर हम लोग सही तरीके से नहीं करेंगे तो प्रॉफिट गलत आएगा। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर इन ट्रांजिट वाले स्टॉक को भी दिखा दिया, क्योंकि ब्रांच तो वही क्लोजिंग स्टॉक दिखा रहा होगा ना जो उसके पास अवेलेबल है। लेकिन जो 40,000 ना कितना आ रहा था, 48,000। जो 48,000 का स्टॉक टोटल, मतलब जो 20,000 इन ट्रांजिट था, स्टॉक इन ट्रांजिट था, वो भी तो आज नहीं तो कल उसके क्लोजिंग स्टॉक में ही आके ऐड होगा। तो वहां पर हम लोग को ये 20,000 भी ऐड करके दिखाना पड़ेगा, या फिर अलग से लिखना पड़ेगा बाई स्टॉक इन ट्रांजिट बोल के, बाई स्टॉक इन ट्रांजिट। अगर यहाँ ऐड नहीं करना चाहते हो तो गुड्स इन ट्रांजिट या स्टॉक इन ट्रांजिट बोल के अलग से 20,000 दिखाना पड़ेगा। 28,000 क्लोजिंग स्टॉक और ये जैसे है वैसा लिख देना है, और 20,000 इन ट्रांजिट बोल के दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं टू नेट प्रॉफिट बैलेंस करके 16,250 आएगा, हम लिख देते हैं। यही वाला आंसर तुम लोग देखोगे तो उस मेथड से भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने डायरेक्टली लिख दिया, और टोटल करने से 3,44,000 आएगा। तुम लोग एक बार चेक करके देख लेना। और उस मेथड से भी यही आंसर आया है, इस मेथड से भी यही आंसर आएगा। ठीक है, तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। नेक्स्ट दिन हम लोग ट्रेडिंग वाला मेथड सीखेंगे जो कि ब्रांच का और एक मेथड है। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं।